हाय डियर फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट शिवानी अग्रवाल आप सभी के फेवरेट चैनल गेटवे क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में हम लाए हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन यानी BAS 301 का यूनिट 2 का वन शॉट वीडियो। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है और इसमें से चलिए आइए विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट अस हैव ए ग्लांस ऑन द सिलेबस ऑफ यूनिट 2। सिलेबस की बात करें तो CV एंड रिज्यूमे राइटिंग का क्वेश्चन है। रिज्यूमे के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है 2025 में। इसके अलावा इंटरव्यू स्किल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है 2025 में। ग्रुप डिस्कशन है, इफेक्टिव प्रोफाइलिंग है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए। कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग है, बिल्डिंग रिलेशनशिप है, राइटिंग द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है। ये तो हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने ही वाला है। सेमिनार और कॉन्फ्रेंस पेपर राइटिंग, इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। बेसिकली डिफरेंस भी तैयार करिएगा आप इसका। एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन, ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। CV एंड रिज्यूमे राइटिंग से शुरू करते हैं। दोनों ही अपने आप में आपकी योग्यताओं को प्रेजेंट करने के एक बेहतरीन विकल्प हैं, एक बेहतरीन डिवाइस हैं, एक बेहतरीन टूल हैं, लेकिन दोनों में एक छोटा सा स्लाइट डिफरेंस होता है, एक बारीक सा अंतर होता है, स्लाइट डिफरेंस होता है। बात कर लेते हैं CV की। तो CV जो है एब्रीविएशन है। एब्रीविएशन का मतलब संकेताक्षर है, शॉर्ट फॉर्म है, मतलब फुल फॉर्म है लैटिन वर्ड करिकुलम विटाई की। करिकुलम विटाई जो है वो लिटरेरी ट्रांसलेटेड इनटू करिकुलम विटाई को अगर हम ट्रांसलेट करें लिटरेरी तो इसका मतलब होता है द कोर्स ऑफ आवर लाइफ, हमारी लाइफ का कोर्स। इसे बॉक्स में लिखिएगा। अब आता है हाउ टू राइट CV। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं दैट वी हैव टू रिमेंबर वाइल ड्राफ्टिंग आवर CV। हमें अपना CV ड्राफ्ट करते समय कुछ पॉइंट्स को रिमेंबर करना चाहिए। एक्चुअली CV क्या है? एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शन है, एक विशाल का है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब विशाल, एक बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन है हर उस चीज़ का दैट वी हैव एवर डन, जो हमने कभी भी की है। वी हैव एक्चुअली अर्नड प्रोफेशनली, जिसे हमने एक्चुअली अर्न करा है, कमाया है प्रोफेशनल लेवल पर। जैसे कि क्या कमाया है, तो उसमें आप इस तरह से चार्ट बना सकते हैं। अचीवमेंट्स, पार्टिसिपेशंस इन डिफरेंट करिकुलम एक्टिविटीज़, पब्लिकेशंस हमारे आ जाएंगे, इसमें हमारे अवार्ड्स आ जाएंगे, हमारे रिकग्निशंस आ जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें और भी आ जाएंगी। अवार्ड्स आ जाएंगे, आपके रिकग्निशंस आ जाएंगे, है ना, ये सब भी आ जाएगा। ये CV इज़ वेरी इन डेप्थ। ये CV जो होता है एक बहुत ही इन डेप्थ डॉक्यूमेंट होता है, यानी बहुत डीपली डिज़ाइन करा हुआ डॉक्यूमेंट होता है, जो आपकी कैरियर जर्नी को, जो हमारी कैरियर जर्नी को स्टेप बाय स्टेप बताता है, 1 by 1 बताता है। डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस CV कैन रेंज फ्रॉम 2 to 8 पेजेस। अगर हम एक्सपीरियंस के अमाउंट पर डिपेंड करते हुए CV हमारा 2 से 8 पेज का हो सकता है। जैसे किसी का एक्सपीरियंस अगर 3 साल का है तो उसका 3 या 4 पेजेस का होगा। अगर आपका एक्सपीरियंस 10 या 15 ईयर्स का हो गया है तो आपका जो CV है वो 7-8 पेजेस तक एक्सटेंड हो सकता है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि व्हाट टू इंक्लूड इन ए CV में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। तो आपका देखिए फुल नेम, आपकी कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपका प्रोफेशनल टाइटल, इसमें आ जाता है असिस्टेंट मैनेजर, है ना, या फिर कोई भी टाइटल आप लिख सकते, जो भी आप मतलब जिस भी डेजिग्नेशन पर आप हो आपका डेजिग्नेशन आता है। क्वालिटी मैनेजर, है ना, क्वालिटी मैनेजर, कुछ भी जो भी आप हैं। समरी और ऑब्जेक्टिव, आप क्या क्यों अचीव करना चाहते हैं ये पोजीशन, आपका ऑब्जेक्टिव आता है। रिसर्च इंटरेस्ट आपके क्या क्या हैं, रिसर्च प्रोफाइल क्या क्या है वो आता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और स्पेशलाइजेशंस आते हैं। यहाँ पर देखिए एक चीज़ हमने बता रहे थे कि क्या क्या आप लिख सकते हैं, तो मैंने अवार्ड्स, रिकॉग्निशंस, और यहाँ पर क्या आ सकता है आपके स्पेशलाइजेशंस आ सकते हैं, है ना, ये यहाँ पर भी लिख लीजिएगा स्पेशलाइजेशंस। चार्ट बनाकर लिखिएगा। पब्लिकेशंस, एकेडमिक पेपर जो आपके जर्नल्स में आए हैं या बुक्स में आए हैं, बुक चैप्टर आए हैं आपके, वो सब आप यहाँ पर लिख सकते हैं। कई बार बुक चैप्टर आपके पब्लिश होते रहते हैं। टीचिंग का एक्सपीरियंस और लेक्चरिंग का एक्सपीरियंस। टीचिंग जो होता है वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में आपका टीचिंग होता है। लेक्चरिंग का आपने कहीं गेस्ट लेक्चर तो नहीं लिया है ना, जा कर के आपने कहीं की स्पीकर तो नहीं बने हैं आप किसी कॉन्फ्रेंस या सेमिनार में, वो सब आता है ना।
वर्क एक्सपीरियंस, अब कॉन्फ्रेंस, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स जो आपने अटेंड करी हैं वो आती हैं, या ऑर्गेनाइज कराई हैं वो सब आती हैं। FDPs का मतलब है फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, MDPs का मतलब है मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ये सब आते हैं। कई जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे NPTEL, कोर्सेरा है, निपम है, सिपम है, ये बहुत सारे छोटे छोटे 3 मंथ्स के 1 मंथ के सर्टिफिकेशन कोर्सेज कराती है, 1 to 3 मंथ्स के या 6 मंथ्स का। तो उसका कोई सर्टिफिकेशन है आपके पास तो वो आता है। स्किल्स आती हैं आपकी, कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन आता है, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन आता है, लिटरेरी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन आता है। लिटरेरी एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है, जैसे आपने कहीं डिबेट में पार्टिसिपेट करा हो, डेक्लेमेशन में आए हैं अगर पार्टिसिपेशन है आपका, स्पीच में पार्टिसिपेशन है वो आता है। जो भी आपने एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स अचीव करे हैं अभी तक वो सब आती हैं। आपको आपके किसी प्रोजेक्ट को ग्रांट तो नहीं मिली, अनुदान, ग्रांट का मतलब है अनुदान तो नहीं मिला सरकारी आयोग से, है ना। फेलोशिप, आपने कोई फेलोशिप, स्कॉलरशिप तो नहीं मिली है आपको, वो सब आपको इसमें आपको लिखना होता है अपने CV में। तो क्योंकि इतनी सारी चीज़ें वी हैव टू मेंटेन, तो ये एक इन डेप्थ डॉक्यूमेंट है। क्या है ये? एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शन है, इन डेप्थ डॉक्यूमेंट है। रिज्यूमे, अब आता है कि रिज्यूमे क्या होता है। तो देखिए रिज्यूमे जो अगर हम कंपैरिजन करें दोनों का, तो रिज्यूमे क्या है, एक शॉर्ट, वो तो इन डेप्थ था, ये शॉर्ट है, स्ट्रेट है, टू दी पॉइंट डॉक्यूमेंट है, क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ अप्लाइंग फॉर ए स्पेसिफिक जॉब, जो किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए बनाया गया है, ड्राफ्ट किया गया है, तैयार किया गया है। तो क्या है ये? शॉर्ट, स्ट्रेट और टू दी पॉइंट डॉक्यूमेंट है, अप टू द मार्क है। ये क्या है? अप टू द मार्क है। पॉइंट टू रिमेंबर वाइल ड्राफ्टिंग रिज्यूमे, रिज्यूमे ड्राफ्ट करते समय क्या क्या टिप्स आपको रखनी चाहिए, सजेशन क्या क्या है। तो देखिए, कीप योर रिज्यूमे एज शॉर्ट एज पॉसिबल, अपने रिज्यूमे को इतना शॉर्ट रखिए, इतना क्रिस्प रखिए, करारा रखिए जितना कि आप बना सकते हैं। In case of you are a fresher, your resume should be of 1.5 pages approximately in maximum. अगर आप एक फ्रेशर हैं और कहीं अप्लाई कर रहे हैं तो आपका रिज्यूमे ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 पेजेस का होगा, और इससे ज़्यादा का आप नहीं बनाएंगे। इसमें आपको कोई यू नीड नॉट टू डोंट लाई, यू नीड नॉट टू लाई, है ना, कोई झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपको एक्सएग्रीगेट चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सएग्रीगेट का मतलब है चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर कहने की ज़रूरत नहीं है, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिज्यूमे से संबंधित ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत जल्दी पता लग जाता है कि क्या आपने जो है मतलब क्या झूठ बोला है और कितना झूठ बोला है। तो बिल्कुल भी झूठ बोलने की कहीं से कहीं तक भी ज़रूरत नहीं है। कभी भी किसी भी चीज़ को एक्सएग्रीगेट बिल्कुल भी नहीं करना है, बढ़ा चढ़ा कर बिल्कुल भी नहीं कहना है। टू दी पॉइंट रखिए, एकदम ऑनेस्टली अपना रिज्यूमे तैयार करिए। बी वेरी ऑनेस्ट, बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, और बिल्कुल भी झूठ आपको किसी भी हालत में किसी भी तरह से नहीं बोलना है। किसी की कॉपी नहीं करिए, डू नॉट कॉपी। ये कुछ एक्स्ट्रा टिप्स हैं जो मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि क्या कहा गया है, कहा ये गया है कि बी योर सेल्फ बिकॉज एन ओरिजिनल इज़ वर्थ मोर देन ए कॉपी, है ना। क्या कहा गया है कि बी योर सेल्फ, यानी जो आप हैं वैसे ही बने रहिए, है ना। बी योर सेल्फ बिकॉज एन ओरिजिनल, बिकॉज एन ओरिजिनल इज वर्थ का मतलब मूल्य, इज वर्थ मोर देन ए कॉपी। एक ओरिजिनल की एक कॉपी की अपेक्षा ज़्यादा वैल्यू होती है, ज़्यादा वेटेज होता है, ज़्यादा उसका आपका रिज्यूमे ज़्यादा भारी तब होगा जब आप अपनी बातें खुद लिखेंगे, ना कि कॉपी करके लिखेंगे। कई लोग होते हैं शॉप पर जाते हैं, साइबर शॉप पर जाते हैं, किसी साइबर कैफ़े पे जाते हैं और जो है मतलब कॉपी करवा लेते हैं। तो ऐसे नहीं करना है आपको। इफ़ यू हैव 15+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यू कैन मेक इट ऑफ 2 पेजेस। अगर आपका 10-15 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसे 1.5 पेज का ना बना के 2 पेज का भी बना सकते हैं। रिज्यूमे इज ऑलवेज अकम्पनीड बाई ए कवरिंग लेटर। रिज्यूमे के साथ हमेशा आपको यू हैव टू अटैच लिख सकते हैं, अटैच्ड। रिज्यूमे हमेशा कवरिंग लेटर के साथ अटैच होता है, रिज्यूमे के साथ हमेशा कवरिंग लेटर अटैच होता है। एक गुड रिज्यूमे हाईलाइट्स स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशंस यू हैव मेड ड्यूरिंग योर स्टूडेंटशिप इन योर प्रीवियस वर्क। एक अच्छे रिज्यूमे में आपके सारे स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन, योगदान आते हैं जो आपने या तो अपने स्टूडेंटशिप में करे हैं, स्टूडेंटशिप होने के दौरान करे हैं, या अपने प्रीवियस वर्क जर्नी में करे हैं।
ये शोकेस करता है हाउ योर डिफरेंट स्किल्स कैन बी यूजफुल फॉर द पोजीशन यू आर अप्लाइंग टू। किस तरह से, मतलब ये आपको हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम मास से, भीड़ से आप किस तरह अलग हैं, ये आपको दिखाता है। लेकिन आपको इसमें यही ध्यान रखना है कि यू नीड नॉट टू लाई, यू नीड नॉट टू कॉपी फ्रॉम अदर्स, यू नीड नॉट टू बी एक्सएग्रीगेट द थिंग्स। आपको किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर नहीं कहना है, बिल्कुल टू दी पॉइंट रखना है, बिल्कुल एकदम आपको अप टू द मार्क रखना है, बिल्कुल भी बढ़ाने चढ़ाने की एकदम कहीं भी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अब आता है व्हाट टू इंक्लूड इन ए रिज्यूमे। रिज्यूमे में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, तो देखिए फुल नेम, जॉब टाइटल, जैसे मैंने बताया था असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट प्रोफेसर, क्वालिटी मैनेजर, ये जॉब टाइटल है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपको ईमेल एड्रेस लिखना है, फ़ोन नंबर लिखना है और अपना एड्रेस लिखना है। एड्रेस फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन होती है, थर्ड लाइन होती है। रिज्यूमे की समरी देनी है कि क्यों आप करना चाहते हैं, अपना ऑब्जेक्टिव बताना है, पर्पस बताना है कि क्यों आप ये जॉब, ये पर्टिकुलर कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। वर्क एक्सपीरियंस आपको हाईलाइट करना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को बहुत ही नीटली आप एक चार्ट बनाकर, टेबल बनाकर रखेंगे, वो मैं आगे बताऊंगी। स्पेशलाइजेशन आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, आप अपनी की स्किल्स दिखा सकते हैं, जैसे आपने जावा में C++, HTML, पाइथन या ऐसी भी कोई भी स्किल आपके पास है तो वो दिखा सकते हैं जो आपकी जॉब प्रोफाइल से कोरिलेट करती है, मैच करती है। पर्सनल डिटेल आती हैं लास्ट में, इंटरेस्ट, हॉबीज़, DOB, नेशनलिटी, रिलीजन, ब्लड ग्रुप, लैंग्वेजेस नोन, मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस का मतलब है वैवाहिक स्थिति आपकी क्या है, सिंगल हैं आप या मैरिड हैं, ये सब आपको दिखाने होते हैं। तो इस तरह से ये बहुत सारी चीज़ें आपको दिखानी होती हैं। अब आता है रिज्यूमे कैसे ड्राफ्ट करा जाता है, तो ये देख लीजिए। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपना एड्रेस लाइन में आपने फर्स्ट में ये लिख दिया, सेकंड में आपने शहर का नाम लिख दिया, फिर यहाँ पर आप अपनी जीमेल आईडी डालेंगे, मतलब आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे यहाँ पर आप फ़ोन नंबर डालेंगे अपना, और यहाँ पर आप जो है फ़ोटो के लिए स्पेस लगाएंगे, फ़ोटो छोड़ेंगे। अब ऑब्जेक्टिव में आप अपने कुछ, मैंने लिख दिया है, लेकिन आप भी अपने कुछ ऑब्जेक्टिव जो आपको बहुत अच्छे लगें, क्रिस्पी लगें, आप भी मुझे सजेशन दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। टू प्रूव माई सेल्फ एज एन एसेट, मैं अपने आप को एक पूंजी के रूप में सिद्ध करना चाहता हूँ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वेयर आई एम एसोसिएटेड विद, जिस संस्थान से मैं एसोसिएटेड हूँ, जुड़ा हुआ हूँ, कनेक्टेड हूँ, है ना, वर्किंग हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ माई हार्डवर्क से, पोटेंशियल से, अपने लॉयल्टी यानी कि वफादारी से। तो अपनी वफादारी, अपने पोटेंशियल, अपने हार्डवर्क, अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन के जरिए मैं अपने आप को संस्थान के लिए एक पूंजी, एक बहुत बड़ी संपत्ति के रूप में सिद्ध करना चाहता हूँ, यानी कि मैं ऐसा हूँ जैसे संस्थान के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध करना चाहता हूँ, यूटिलिटी, है ना। एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए देखिए कितनी अच्छी सी नीट एंड क्लीन आपने टेबल बनाई है, इसी में आप अगली टेबल में स्पेशलाइजेशन भी ऐड ऑन कर सकते हैं। तो देखिए पहला कॉलम स्टैंडर्ड और कोर्स का है, अगर आप बनाना चाहें तो सीरियल नंबर का एक कॉलम बना लेंगे, स्टैंडर्ड कोर्स, फिर वो ईयर जिस ईयर में आपने वो कोर्स करा है, फिर बोर्ड और यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने करा है, सब्जेक्ट्स ऑफर्ड आ जाएंगे इसमें, और यहाँ पर जो है परसेंटेज ऑफ मार्क्स आ जाएगा। जब भी हम अपनी क्वालिफिकेशन करते हैं तो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन से वी हैव टू स्टार्ट, हमें अपनी लास्ट रिसेंट क्वालिफिकेशन से स्टार्ट करना है, देन फिर हमें इसी क्रम में जाना है। तो पहले आपने बीटेक करा, यहाँ एमटेक भी दिखा सकते थे आप 2004 में। अब आपको लगेगा कि मैं कहाँ बात कर रही हूँ, तो 2025 की बात कर लेते हैं। APJ यूनिवर्सिटी से करा, आपके सब्जेक्ट्स जो ऑफर थे, तो देखिए बीटेक में तो सब्जेक्ट एज सच दिखाने नहीं है आपको, CSC ब्रांच या मैकेनिकल ब्रांच दिखा दीजिए, या EC दिखा दीजिए, या CE दिखा दीजिए। परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ लिख दीजिएगा। उसके बाद आता है इंटरमीडिएट, तो 2025 4 साल का कोर्स है, यहाँ पर आपने 2021 में करा होगा। ICSE बोर्ड या आप लगा UP बोर्ड दिखा सकते हैं यहाँ पर, या CBSE बोर्ड दिखा सकते हैं। अब यहाँ पर इंटरमीडिएट में जो आपके सब्जेक्ट होते हैं, PCM होता है या PCB होता है, जो भी आपके रहे हों वो, और यहाँ पर 70 आपकी परसेंटेज। हाई स्कूल फिर आपने करा होगा, 2021 है तो यहाँ पर 2019 में आपने करा होगा। ICSE बोर्ड, UP बोर्ड, या फिर अब हाई स्कूल में हमें ऑल सब्जेक्ट्स दिखाने होते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बीटेक में आपकी ब्रांच आ जाएगी, इंटरमीडिएट में आपका जो है PCM PCB का, PCM का डेफिनेटली आपका कॉम्बिनेशन होगा, वो ही आता है। हाई स्कूल में ऑल सब्जेक्ट आते हैं। यहाँ पर आप स्पेशलाइजेशन का कॉलम ऐड कर सकते हैं। ट्रेनिंग ऑप्ट में हैड अंडरगॉन, देखिए ट्रेनिंग की जब हम बात करते हैं तो ट्रेनिंग जो है 15 डेज से 3 मंथ्स तक की हो सकती है,
और जो बेस्ट मानी जाती है वो 1 मंथ की होती है ना, 3 मंथ्स की भी चलती है। तो हैड अंडरगॉन 1 मंथ समर ट्रेनिंग विद HCL टेक्नोलॉजीज नोएडा, किसी भी कंपनी का नाम लिखकर यहाँ 1 मंथ की या 15 डेज की ट्रेनिंग यहाँ डाल सकते हैं। हैड अंडरगॉन 15 डेज ट्रेनिंग विद एपवेयर्स टेक्नोलॉजीज गुड़गांव, तो ये डाल सकते हैं। 2 ट्रेनिंग दिखा दें या 1 भी दिखा दें जो चलेगा। एक्सपीरियंस अगर आप नहीं हैं, फ्रेशर हैं, तो यू नीड नॉट टू वरी, यहाँ पर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर लिख सकते हैं कि अप्लाइंग एज ए फ्रेशर। की स्किल्स में कॉम्पिटेंसी इन जावा एंड C++। स्ट्रेंथ में बहुत ही अच्छे पॉइंट आपके हो सकते हैं। आप अगर कमेंट बॉक्स में अपने कुछ पॉइंट लिखना चाहें तो दिखा दीजिएगा। आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम पंक्चुअल, आई एम लॉयल लिख सकते हैं, लॉयल टू द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। आई एन्जॉय वर्क ऑन सम न्यू प्रोजेक्ट, आई एन्जॉय वर्क, और यहाँ पर फुल स्टॉप लगाएंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे वर्किंग ऑन सम न्यू प्रोजेक्ट इज़ माई पैशन, किसी भी नए प्रोजेक्ट पर काम करना मेरा पैशन है। आई नेवर चीट विद पीपुल, ये दूसरा आ जाएगा, यहाँ से दूसरा आ जाएगा, आई नेवर चीट विद पीपुल। वीकनेस में आप दिखा सकते हैं, देखिए वीकनेस का मतलब क्या है, आपको यहाँ पर वीकनेस को इस तरह से मैनिपुलेट करना है कि आपकी वीकनेस संस्थान के लिए कुछ अच्छा, कुछ ऐसा दिखाई दे, प्रोडक्टिव दिखाई दे। यहाँ मैंने लिख दिया है आई एम होम सिक, आई एम एग्रेसिव टू वर्क, यहाँ पर ये लगाइएगा आई एम एग्रेसिव टू वर्क, काम करने के लिए बहुत एग्रेसिव हूँ, उग्र हूँ। आई एम इमोशनल टू सम एक्सटेंट, मैं कुछ एक्सटेंट तक, कुछ सीमा तक, एक्सटेंट का मतलब होता है सीमा, कुछ लिमिट तक, कुछ सीमा तक थोड़ा इमोशनल भावुक हूँ। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में ये सारा आप लगा देंगे, नेम, फादर्स नेम, यहाँ पर फादर्स नेम है, फादर्स नेम, मदर्स नेम आ जाएगा, लैंग्वेजेस नोन आ जाएंगी, ब्लड ग्रुप, नेशनलिटी में इंडियन, नागरिकता, रिलीजन में हिंदू, मैरिटल स्टेटस में सिंगल, और हॉबीज़ में आप जो भी हॉबीज़ चाहें 2 हॉबीज़ लिख दीजिएगा। डिक्लेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द अबव डिटेल्स आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड नथिंग इज़ हिडन और केप्ट सीक्रेट। मैं अपने तरफ से डिक्लेयर करता हूँ कि जो भी डिटेल दी गई हैं ये ट्रू है टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मेरी नॉलेज के अनुसार, और कुछ भी चीज़ छिपाई नहीं गई है, किसी भी चीज़ को सीक्रेट, गुप्त, गोपनीय, कॉन्फिडेंशियल नहीं रखा गया है, कॉन्फिडेंशियल नहीं रखा गया है। प्लेस में आप अपने कॉलेज का नाम और डेट डाल सकते हैं। सिग्नेचर में आप जो है यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, ठीक है, और नीचे अपना नाम लिख देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर शिवानी अग्रवाल लिख दिया और ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है। अब आता है इंटरव्यू, ये तो इस तरह से ये हमारा CV हो जाएगा। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी, क्या कहते हैं, CV और रिज्यूमे में आपका आ सकता है डिफरेंस, तो आप बिल्कुल भी परेशान बिल्कुल नहीं होएंगे। CV और देखिए CV जो होता है और यहाँ पर आ गया रिज्यूमे। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, CV जो होता है वो 2 to 3 पेजेस का होता है, ठीक है, ये क्या 1.5 या 2 पेजेस का होता है। तो ये तो आपको एक अंतर तो ये हो गया। दूसरा अंतर क्या होता है, CV जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव डिटेलिंग होती है, कॉम्प्रिहेंसिव डिटेलिंग होती है, मैंने भी बताया था आपको, डिटेल ऑफ अचीवमेंट्स ऑफ लाइफ जर्नी। यहाँ पर ये क्या होता है, स्ट्रेट होता है, क्रिस्प होता है और शॉर्ट होता है, रीसेंट होता है, जो आपने रिसेंटली जो भी काम करा है वो आते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देंगे क्योंकि एक हमारा ख़त्म हो गया। अब अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो जो CV का पर्पस होता है वो क्या होता है, एकेडमिकली, ये एकेडमिक पोजीशन के लिए भेजा जाता है। जैसे आप अगर किसी प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, है ना, तब भेजा जाएगा। डायरेक्टरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब भेजा जाएगा। रिसर्च पोजीशन के लिए, जैसे आप साइंटिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नासा में अप्लाई कर रहे हैं, तब भेजा जाएगा। या अगर आपको फेलोशिप लेनी है, मान लीजिए आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, उसके लिए फेलोशिप या ग्रांट लेनी है, तो उसके लिए भेजा जाएगा, ठीक है। तो ये, अब अगर हम रिज्यूमे की बात करें तो रिज्यूमे जो है वो कब भेजा जाता है, कहाँ भेजा जाता है, रिज्यूमे नॉन एकेडमिक पोजीशन के लिए। तो यहाँ एकेडमिक और यहाँ नॉन एकेडमिक आप बहुत आराम से लिख देंगे, ठीक है, पोजीशन के लिए। अब ये जो भेजा जाता है वो इंडस्ट्री में, ये तो रिसर्च पोजीशन के लिए, ये इंडस्ट्री पोजीशंस के लिए भेजा जाता है। कारपोरेट पोजीशन के लिए भेजा जाता है, कारपोरेट में मल्टीनेशनल कारपोरेट पोजीशंस के लिए भेजा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये इसके अंतर हैं।
रिज्यूमे फिर एक अंतर और बना लीजिए। चौथा, रिज्यूमे सीवी जो है वो थोड़ा सा लेंदी होता है, ये हम वैसे पहले बता चुके हैं, और ये बहुत ही ये तो चलिए आ चुका है, इसलिए इसे ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तीनों पॉइंट हैं इसके, ठीक है, तो आपको समझ ही आ गए होंगे। आगे हम चलते हैं, और आई होप आपको पसंद आ रही होगी वीडियो। अपने सजेशन, अपने पॉइंट्स ज़रूर लिख कर भेजिएगा, बहुत काम आते हैं आपके आने वाले नए बच्चों के लिए। अब आते हैं, बात कर लेते हैं इंटरव्यू की। तो देखिए, इंटरव्यू भी अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इंटरव्यू जो है वो इस बार आने वाला है 2025 के लिए। प्रायोरिटी बेसिस पर, फर्स्ट प्रायोरिटी में आप इसे तैयार करिएगा। अगर हम इंटरव्यू की बात करें, और इंटरव्यू को अगर हम एक डेफिनेशन के थ्रू डिफाइन करें, तो देखिए इंटरव्यू क्या है। एन इंटरव्यू इज़ ए कन्वर्सेशन, नॉट एन इंटेरोगेशन। इंटरव्यू क्या है? एक कन्वर्सेशन है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, एक कन्वर्सेशन है, एक हेल्दी बातचीत है ना, कन्वर्सेशन है, नॉट एन इंटेरोगेशन। एक इंटेरोगेशन नहीं है, पूछताछ का वो नहीं है, ये कोई पुलिस नहीं है जो इंटेरोगेशन कर रही है आपका, है ना। तो आप जब भी जाएं तो ये बात मन में लेकर जाएं कि आपकी एक हेल्दी बातचीत होने वाली है, कोई इंटेरोगेशन नहीं होने वाला है वहाँ पर। तो वर्ड इंटरव्यू की बात करें, इंटरव्यू जो वर्ड है लिटरेरी क्रम में, ये कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड से आया है, वो भी 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस के वर्ड से आया है, एंट्री और वियोर। जो एंट्री वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है, इस तरह से लिखेगा आप, हम यहाँ लिख नहीं पा रहे थे इसलिए, और ये जो वियोर है ये लैटिन है। अब जो ग्रीक वर्ड है एंट्री, इसका मतलब है बिटवीन, इसका मतलब क्या है? बिटवीन। और लैटिन वर्ड जो वियोर है इसका मतलब है टू सी। टू सी का मतलब जो है वो क्या होता है? टू सी का मतलब होता है मिलना, देखना, है ना। और बिटवीन का मतलब बीच में, तो 2 लोगों के बीच में मिलना, देखना, 2 लोगों के बीच में बातचीत होना। इंटरव्यू का मतलब है टू सी ईच अदर फॉर प्रोफेशनल पर्पसेस। ये देखिए, जरूर ध्यान रखिएगा, एक दूसरे से मिलना, लेकिन कैसे मिलना? प्रोफेशनल पर्पसेस से मिलना। तो इंटरव्यू क्या है? एक स्ट्रक्चर्ड मीटिंग है। आप जब वैसे ही दोस्तों से मिलते हैं तो उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, लेकिन इंटरव्यू का क्या है? एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, एक बहुत ही डेलिब्रेट स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर्ड मीटिंग है, जिसमें 1 पार्टिसिपेंट आस्क द क्वेश्चन एंड अदर 1 आंसर। जिसमें एक पार्टिसिपेंट जो है वो आंसर क्वेश्चन पूछता है और दूसरा पार्टिसिपेंट क्या है? क्वेश्चन का आंसर देता है, ठीक है। गैरी डेसलर ने इंटरव्यू को किस तरह से डिफाइन करा है? इंटरव्यू इज ए 2 वे इंटरैक्टिव प्रोसेस। ये 2 वे इंटरैक्टिव प्रोसेस है, एक आदमी क्वेश्चन पूछता है, दूसरा आंसर देता है, विच इज़ डिज़ाइंड टू सेलेक्ट द बेस्ट पर्सन, जिसको डिज़ाइन किया गया है बेस्ट पर्सन का चुनाव करने के लिए, फॉर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड जॉब्स अवेलेबल टू एन एम्प्लॉयर। एक एम्प्लॉयर के पास जो रोल्स हैं, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो जॉब्स हैं, उनके लिए सबसे सही व्यक्ति का, सबसे बेस्ट पर्सन का चुनाव करने के लिए डिज़ाइन की गई इंटरैक्टिव प्रोसेस है जो 2 वे है। तो देखिए, इसमें 3-4 बातें हैं। 2 वे एक बात, इंटरैक्टिव प्रोसेस 2 बात, है ना। और क्या है ये? जिसको डिज़ाइन किया गया है, कैसे डिज़ाइन किया गया है, क्यों डिज़ाइन किया गया है, टू सेलेक्ट द बेस्ट पर्सन 3 बार, किसके लिए? रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जॉब के लिए 4 बार, जो ठीक है। अब अगर हम इंटरव्यू को एक बड़ी अच्छी आपने लिंक्डइन पर तो सभी का प्रोफाइल होगा, आप बना लीजिएगा एग्ज़ाम के बाद। लिंक्डइन ने इसे किस तरह से इसको डिफाइन करा है? एन इंटरव्यू इज़ ए 2 वे कन्वर्सेशन, इसने भी यही कहा है, लेकिन आगे की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली इज द एम्प्लॉयर असेसिंग यू, केवल एम्प्लॉयर ही आपको असेस नहीं कर रहा होता है। नॉट ओनली इज द एम्प्लॉयर असेसिंग यू, नॉट ओनली इज द एम्प्लॉयर असेसिंग यू, but you are also assessing the employer। केवल आपको ही एम्प्लॉयर असेस का मतलब मूल्यांकन करना,
आपको ही एम्प्लॉयर असेस नहीं करता, बल्कि आपको भी एम्प्लॉयर को असेस करना होता है कि वो कंपनी आपके लायक है या नहीं। तो लिंक्डइन की ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एन इंटरव्यू इज अ टू वे कन्वर्सेशन। इंटरव्यू टू वे कन्वर्सेशन है, नॉट ओनली इज द एम्प्लॉयर असेसिंग यू बट यू आर ऑल्सो असेसिंग द एम्प्लॉयर। ठीक है, ये यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरव्यू में हम यहाँ बात करें तो ड्वेल पर्पसेस होते हैं, दोहरे पर्पस होते हैं। यहाँ पर ये डेफिनेशन डालिएगा एम्प्लॉयर के लिए भी और एम्प्लॉई के लिए भी। एम्प्लॉयर के लिए क्या चुनौती भरा है? टू सेलेक्ट द बेस्ट पर्सन फॉर द जॉब। जॉब के लिए इतनी बड़ी जो भीड़ आई हुई है उनमें से सबसे अच्छे व्यक्ति का चुनाव करना। तो ये भी तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो फिर एक बार जब चुनाव हो गया तो टू अलॉट द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिपार्टमेंट सूटिंग बेस्ट टू द प्रोफाइल एज वेल एज इंटरेस्ट टू ऑफ द कैंडिडेट। कैंडिडेट को के प्रोफाइल और उसके इंटरेस्ट, उसकी स्किल्स को देखते हुए उसे डिपार्टमेंट देना, उसको रोल्स देना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना। तो ये तो हो गए इंटरव्यू के पर्पस एम्प्लॉयर के लिए। अब एम्प्लॉई के लिए यानी कैंडिडेट के लिए क्या पर्पस है? कैंडिडेट के लिए देखिए ये पर्पस है टू सर्च द बेस्ट ऑप्शन। आपके पास कई बार चार नौकरी के ऑफर होते हैं, तो आपको भी तो चुनाव करना होता है कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कहाँ रहेगा, कहाँ वर्किंग कल्चर बहुत अच्छा है, कहाँ ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं, कहाँ पर सैलरी पैकेज अच्छा है, कहाँ पर आपका आने जाने की में आपको ज़्यादा सुविधा रहेगी, कहाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्किंग एनवायरनमेंट मिलेगा, ये सब है ना। सूटिंग टू द स्किल्स एंड पोटेंशियल, आपके स्किल और पोटेंशियल को सूट करता हुआ बेस्ट ऑप्शन आपको चुनना होता है। ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। टू एग्जिबिट द ओवरऑल पर्सनालिटी एंड एक्स्ट्रा स्किल्स, एक्स्ट्रा करिकुलर स्किल्स, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को एग्जिबिट करना। एग्जिबिट का मतलब है प्रदर्शित करना, शो ऑफ करना, दिखाना, है ना, सामने रखना। टू सर्च एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का अपने लिए चुनाव करना जो ऑर्गेनाइजेशन आपको बेस्ट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ दे सके, जहाँ पर स्टैग्नेशन ना हो। स्टैग्नेशन का मतलब है रुकावट ना हो, जहाँ पर ग्रोथ फ्यूचर में ग्रोथ ना हो, है ना, फ्यूचर ग्रोथ ना हो, फर्दर ग्रोथ ना हो। फर्दर का मतलब आगे आने वाले टाइम में कोई ग्रोथ ना हो। टू सीक एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर वर्किंग कंडीशन आर गुड एंड हेल्दी, जहाँ वर्किंग कंडीशन हेल्दी भी हैं, अच्छी भी हैं। ठीक है, पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है बहुत ज़्यादा, बहुत ही हेल्दी एटमॉस्फेयर है, कोऑपरेटिव कॉन्जीनियल एटमॉस्फेयर है। कैसा एटमॉस्फेयर है? कॉन्जीनियल एटमॉस्फेयर है। वर्किंग कंडीशन गुड होने का क्या मतलब है? जहाँ पर एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा कॉन्जीनियल हो। कॉन्जीनियल का मतलब हार्दिक हो, कोऑपरेटिव हो। ठीक है, तो इस तरह से अपार्ट फ्रॉम दीज, इन दोनों ड्वेल पर्पसेस के अलावा कुछ और भी पर्पसेस हो सकते हैं इंटरव्यू कंडक्ट कराने के, और वो मैं बता देती हूँ। टू एक्सप्लेन कैरियर गोल्स, कैरियर गोल्स को एक्सप्लेन करना। टू डिस्कस प्रोफेशनल बैकग्राउंड एंड अदर अकम्पलिशमेंट, प्रोफेशनल बैकग्राउंड को डिस्कस करना, दूसरे अकम्पलिशमेंट, दूसरी उपलब्धियों को बताना, सामने रखना। टू नो एंड अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को जानना समझना। सैलरी और अदर पर्क्स, इंसेंटिव, इन सबको डिस्कस करना। इन फैसिलिटीज़ जो है उनको डिस्कस करना। विज़न, मिशन और टर्म्स एंड कंडीशन, रूल्स रेगुलेशन जानना संस्था के। अब आता है इंटरव्यू स्किल्स। इंटरव्यू स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टू अपीयर इन एन इंटरव्यू एंड टू विन इट, अपीयर होना और इसे जीतना, इसके लिए हमें कुछ स्किल्स चाहिए, और वो स्किल्स जो हैं हम तीन चार भागों में बांटेंगे। उससे पहले मैं एक कोटेशन आपको देना चाहूँगी। अगर आपको इंटरव्यू को विन करना है तो यू हैव टू फोकस ऑन 3 थिंग्स: प्रिपेयर, बिलीव एंड अचीव। यू हैव टू प्रिपेयर, देन you have to believe in yourself, and then you finally have to achieve. तो prepare, believe and achieve, ये 3 चीज़ें हैं जिन पर आपको, ये की चीज़ें हैं, की थिंग्स हैं जिन पर आपको फोकस करना है। prepare yourself, एक अच्छी बढ़िया तैयारी, एक अच्छा प्रिपरेशन। फिर अपने आप में विश्वास, अपने आप में कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ अगर आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और फाइनली अगर आपने ये सब कर लिया है तो आप जीत जाएंगे। तो स्किल रिक्वायर्ड फॉर इंटरव्यू, सेल्फ प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। रिसर्च अबाउट कंपनी, है ना,
कॉम्पिटिटर्स, ये सब, उसकी मार्केट वैल्यू, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। मास्टरिंग योर इमोशन, अपनी इमोशन को मास्टर ऑन करना ज़रूरी है। लॉजिस्टिकल प्लानिंग ज़रूरी है। हमने इंटरव्यू स्किल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, ड्यूरिंग द इंटरव्यू और आफ्टर द इंटरव्यू एंड एक मिनट स्किल्स रिक्वायर्ड बिफोर द इंटरव्यू। इंटरव्यू स्किल्स जो हमें ये हमें यहाँ पर लिख लेना है, बिफोर द इंटरव्यू यानी इंटरव्यू से पहले हमें क्या स्किल्स होनी ज़रूरी हैं, फिर आफ्टर द इंटरव्यू एंड देन बिफोर द इंटरव्यू, ड्यूरिंग द इंटरव्यू, इंटरव्यू के दौरान जब आप टेबल पर बैठे हों, और फिर आफ्टर द इंटरव्यू। तो स्किल जो बिफोर द इंटरव्यू जो आपकी स्किल्स हैं उनके लिए आपको सेल्फ प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके लिए मैंने डेफिनेशन बताई थी, प्रिपेयर, बिलीव एंड अचीव। प्रिपेयर करना है बहुत अच्छे से, बिलीव इन योर सेल्फ एंड देन फाइनली यू विल अचीव। रिसर्च करनी है कंपनी की प्रोफाइल के बारे में, उसकी मार्केट वैल्यू के बारे में, उसकी शेयर मार्केट में क्या वैल्यू है, ये सब, कैपिटल उसकी क्या है, उसका क्वार्टरली 3, क्वार्टरली 4 के क्या रिजल्ट्स रहे हैं, ये सब। मास्टरिंग योर इमोशन, अपनी इमोशन को मास्टर ऑन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने शुरू में ही जो है पेशेंस खो दिया, कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया, तो देखिए बहुत परेशानी हो जाएगी। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, क्योंकि कॉन्फिडेंस इज़ ए की टू विन। कॉन्फिडेंस एक की है जीतने के लिए। और लॉजिस्टिकल प्लानिंग कि आपको जाने आने में कितनी देर लगेगी, कन्वेंस वगैरह के बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। कन्वेंस वगैरह के यानी यात्रा के लिए आप ट्रेन लेंगे या फिर बस लेंगे, है ना, या फिर आप जो है ऑटो से जाएंगे या गाड़ी से चले जाएंगे, या अगर आपको टैक्सी बुक करनी है तो कैसे कैसे करनी है। अब ड्यूरिंग द इंटरव्यू, जब आप इंटरव्यू टेबल पर बैठे हो तो उस समय आपको क्या क्या स्किल्स पर ध्यान देना है। तो देखिए सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत ही डायनामिक होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होनी चाहिए, इम्प्रेसिव होनी चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन इज़ द ब्रिज बिटवीन कन्फ्यूजन एंड क्लैरिटी। कम्युनिकेशन इज़ द लाइफ ब्लड टू विन द इंटरव्यू। कम्युनिकेशन आपके लिए लाइफ ब्लड का काम करेगा इंटरव्यू को जीतने के लिए। और जो है कम्युनिकेशन में आपकी जो सॉफ्ट वॉइस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक गुड रूल फॉर अपेयरिंग इन इंटरव्यू इज़ टू यूज़ हार्ड फैक्ट। अब हार्ड फैक्ट रखें लेकिन सॉफ्ट वॉइस में। इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं, उसके दौरान भी कई बातें ध्यान रखनी है। एक तो क्रिस्प, बी क्रिस्प, बहुत ही क्रिस्प रहें, टू द पॉइंट रहें, अप टू द मार्क रहें, एंड डू नॉट लाई, कभी भी लाए मत करें, झूठ मत बोलें। बी वेरी ऑनेस्ट, बी वेरी लॉजिकल, है ना। प्रेजेंट यो क्वालिफिकेशन अपनी प्रेजेंट करें। लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यूअर के क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक सुनना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक अच्छे पेशेंट लिसनर हैं, एक धैर्यपूर्ण लिसनर हैं, काम कूल लिसनर हैं, नॉन जजमेंटल लिसनर हैं, तो आप बहुत अच्छे से इम्प्रेशन क्रिएट कर पाएंगे। तो यू हैव टू बी नॉन जजमेंटल, कूल, काम और पेशेंट लिसनर, एंड यू हैव टू लिसन टू द क्वेश्चंस ऑफ द इंटरव्यूअर इन ए वेरी काम वे, इन ए वेरी पेशेंट वे। आस्किंग क्वेश्चन, अब आपको ये भी देखना है कि आस्किंग क्वेश्चन में टाइमिंग आपकी क्या है। आपको बहुत ही ऑकवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछने हैं, बहुत टाइम पर, बहुत ही सॉफ्टली, टेंडरली आपको क्वेश्चन पूछने हैं, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन पूछने हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट हो तभी क्वेश्चन पूछने हैं। अनएक्सपेक्टेडली, अनावश्यक रूप से, अननेसेसरली क्वेश्चन नहीं पूछने हैं। तो डू नॉट आस्क अननेसेसरी क्वेश्चंस, नंबर 1। डू नॉट आस्क इलॉजिकल क्वेश्चंस, जो लॉजिकल क्वेश्चंस ना हो वो ना पूछें आप। एंड डू नॉट इंटरप्ट, आपको इंटरप्ट नहीं करना है, इंटरजेक्ट नहीं करना है, बीच में नहीं रोकना है। अब आता है आफ्टर द इंटरव्यू आपको कौन कौन सी स्किल चाहिए। तो देखिए एक तो सबसे बड़ी स्किल तो ये है कि यू हैव टू जस्ट से थैंक यू। एंड जब आप इंटरव्यू के बाद आ जाते हैं, घर आ जाते हैं, तो आपको यू हैव टू सेंड ए थैंक यू नोट और सेंड ए थैंक यू मेल टू द इंटरव्यूअर्स। बट आपका बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही टेंडर टोन में होना चाहिए। फॉलो अप लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन फॉलो अप लेने का मतलब ये नहीं है, देखिए एक शॉर्ट नोट भेजकर या एक थैंक यू नोट भेजकर भी आप एक तरह से फॉलो अप ही ले रहे होते हैं,
उनके माइंड में अपने आप को रिकॉल करा रहे होते हैं कि आपने इंटरव्यू दिया था। फॉलो अप लेने के लिए अब आपको क्या करना है, आप बहुत जल्दी जल्दी फॉलो अप नहीं लेंगे। जब आपने इंटरव्यू दे दिया उसके 3rd डे या 4th डे आप फॉलो अप लें और उसके बाद आप उनको थोड़ा टाइम दें, फिर 1 वीक के बाद 1 वीक के बाद आपको फॉलो अप लेना है, ठीक है। अब एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है, रिफ्लेक्टिंग ऑन योर इंटरव्यू। अपने इंटरव्यू पर रिफ्लेक्ट करना, और आपको रिफ्लेक्ट करने का क्या मतलब है कि इस इंटरव्यू में आपकी क्या वीकनेस रह गई हैं। रिफ्लेक्ट करने का यही मतलब होता है कि आपकी क्या वीकनेस रह गई हैं, आप किस एरिया में थोड़े कमज़ोर पड़े, आपका कौन सा एरिया जो है वो वीक है, वीकनेस रह गई हैं। विच एरिया इज़ वीक, विच एरिया नीड्स टू वर्क ऑन, किस एरिया पर वर्क ऑन करना है, ठीक है। और रिफाइनिंग योर मेथड, अपने मेथड्स को रिफाइन करिए, हर इंटरव्यू के साथ अपने आप को सुधारिए, इम्प्रोवाइजेशन करिए। क्या ज़रूरी है, रिफाइनिंग का मतलब है इम्प्रोवाइजेशन करना। सेल्फ प्रिपरेशन में देखिए मेंटल प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है, इसी को एक्सप्लेन कर देते हैं। और जब आप मेंटल प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल स्ट्रेंथ की एक लिस्ट ऑन करिए, अपने एकम्प्लिशमेंट, अपने अचीवमेंट्स की एक लिस्ट बनाइए जिनके ऊपर आप प्राउड कर सकें। जॉब एक्सपीरियंस की एक लिस्ट बनाइए, प्रोजेक्ट जो आपने करे हैं उनकी लिस्ट बनाइए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आपने ली हैं उनकी लिस्ट बनाइए। रिसर्च, जो आपने रिसर्च करी है, देखिए ये सब मैंने समझा ही दिया है आपको, और इसमें कोई और चीज़ समझाने लायक नहीं है, ये सब मैंने समझा दिया है। अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन आस्क करने की बात करते हैं तो ओवर स्मार्टनेस बहुत ख़राब चीज़ है। ओवर टॉकिंग भी नहीं करनी है, ओवर टॉकिंग नहीं करनी है हमें, यहाँ पर ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखानी है, अननेसेसरी अनवांटेड क्वेश्चन नहीं पूछने हैं। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि डू नॉट आस्क क्वेश्चन अबाउट सैलरी, पर्क्स एंड अदर बेनिफिट्स इन फर्स्ट राउंड। ये जो सैलरी, पर्क और बेनिफिट के क्वेश्चन हैं वो आप HR राउंड में पूछते हैं, पहले राउंड में कभी नहीं पूछते हैं। फॉलो अप लेना ज़रूरी है, ये सब समझा ही दिया है। अब आते हैं कि ग्रुप डिस्कशन जो है वो क्या होता है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहरहाल हम बात करते हैं ग्रुप डिस्कशन की, और ग्रुप डिस्कशन का अगर हम डिफ़ाइन करने जाएं इसको, तो ग्रुप डिस्कशन क्या है ये देखिए मैं आगे ही आपको करके दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई भी परेशानी ना रहे। ग्रुप डिस्कशन को अगर हम डिफ़ाइन करें तो ग्रुप डिस्कशन क्या है, GD क्या है, कुछ डेफिनेशन है, इज़ एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड ओपिनियंस, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड ओपिनियंस अमंग ए ग्रुप, एक ग्रुप में, अमंग आ ग्रुप। तो GD क्या है, एक इसको बॉक्स में करना है हमें, एक एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ और ओपिनियंस है एक ग्रुप के बीच में। अगर हम इसे और डिफाइन करें तो ये क्या है, ए शेयर्ड कन्वर्सेशन, एक ऐसा कन्वर्सेशन जो शेयर्ड करा जाता है बाकी 8 या 10 लोगों के द्वारा। तो ए शेयर्ड कन्वर्सेशन टू एक्सप्लोर आइडियाज़ एंड ओपिनियंस, यहाँ पर भी देखिए 2 ही बातें कॉमन है, बस यहाँ पर क्या कह दिया है इन्होंने, एक शेयर्ड कन्वर्सेशन है जहाँ पर हमें एक्सप्लोर करने हैं नए आइडियाज़, नए नतीजों पर पहुँचना है। ग्रुप डिस्कशन को एक और भी तरह से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, ये कलेक्टिव डिस्कशन है। कलेक्टिव का मतलब सामूहिक रूप से डिस्कशन है, कलेक्टिव डिस्कशन है। टू शेयर नॉलेज, यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो गया है, शेयर नॉलेज एंड पर्सपेक्टिव्स, टू शेयर नॉलेज एंड पर्सपेक्टिव्स मैंने आपके लिए लिख भी दिया है। तो ये सारी ही डेफिनेशन अब छोटी छोटी हैं, आपको जो भी पसंद आए आप इसमें से कोई भी 2 लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आते हैं अपने उस पर कि हमको कैसे ग्रुप डिस्कशन की तैयारी करनी है, क्या क्या चीज़ें डूज़ हैं, क्या क्या चीज़ें डोंट्स हैं जो हमें फॉलो करनी है ताकि हमारा ग्रुप डिस्कशन बहुत ही अच्छा जाए। और देखिए किसी भी इंटरव्यू में ग्रुप डिस्कशन एक बहुत ही अनअवॉइडेबल इनसेपरेबल पार्ट होता है, ज़रूर ही पूछा जाता है। 2025 के लिए इसे भी तैयार करके रखिएगा। ग्रुप डिस्कशन क्या है, एक कम्युनिकेटिव सिचुएशन है जो अपने पार्टिसिपेंट को अलाउ करती है अपने व्यू, देखिए यहाँ पर भी व्यूज़ और ओपिनियंस आ गया, अपने व्यूज़ और ओपिनियंस रखने का एक पर्टिकुलर टॉपिक पर। तो एक पर्टिकुलर टॉपिक पर पार्टिसिपेंट्स जब अपने व्यूज़ और ओपिनियंस रखते हैं तो ऐसी एक कम्युनिकेटिव सिचुएशन को ही ग्रुप डिस्कशन माना जाता है। वो पर्टिकुलर टॉपिक जनरली बर्निंग टॉपिक होता है जो आजकल की चर्चा में होता है। पर्पस क्या है, रीचिंग टू सम गोल और फ्रूटफुल रिजल्ट। इसका पर्पस होता है कि किसी गोल पर, किसी नतीजे पर पहुंचा जाए
या फिर इसके कुछ फलदायी परिणाम हो, इसके कुछ अच्छे नतीजे हों, फलदायक नतीजे हों। तो किसी फ्रूटफुल रिजल्ट पर पहुंचने के लिए, किसी गोल पर आने के लिए एक बर्निंग टॉपिक पर व्यूज़ और ओपिनियंस रखने का एक कम्युनिकेटिव सिचुएशन है, एक प्लेटफॉर्म है। ग्रुप डिस्कशन इज़ ए प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। एक प्रोसेस है जिसमें हमें थिंकिंग को रिफ्लेक्ट करना होता है, यानी हमें अपने ही विचार नहीं रखने होते हैं। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का मतलब ये होता है कि हमें अपने ही विचार नहीं रखने होते, दूसरे के विचारों को सुनकर फिर अपना दृष्टिकोण रखना होता है। रिफ्लेक्टिव इसलिए है कि हमारी थिंकिंग डिपेंड करती है व्हाट अदर्स थिंक एंड व्हाट अदर्स एक्सप्रेस। इसे बॉक्स में करिएगा, ठीक है। अब पर्पस क्या है, नीड क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है ग्रुप डिस्कशन की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इसे बहुत अच्छे से अलग से तैयार करिएगा। टू जनरेट न्यू आइडियाज़ फॉर सॉल्विंग ए रैदर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। एक अपेक्षाकृत ज़्यादा जो उलझी हुई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, एक ज़्यादा जटिल समस्या है, उस पर नए नए आइडियाज़ को, नए ओपिनियंस को निकाल कर लाना। अगले ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें, पर्पस की बात करें, रोल की बात करें, इम्पॉर्टेंस की बात करें, तो अगली इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी? टू ट्रेन द कैंडिडेट इनटू वेरियस इंटरपर्सनल स्किल्स। एक कैंडिडेट को बहुत सारी इंटरपर्सनल स्किल्स में ट्रेन करना, पेशेंस में, टाइम मैनेजमेंट, और क्या कर सकते हैं इसमें? लिसनिंग, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें लिसनिंग है ना। रेशनल स्किल्स, बहुत सारी स्किल्स हैं। डिसिप्लिन, कि आपको कब बोलना है, किसी दूसरे के विचारों को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है ना, ये सब। टाइम मैनेजमेंट, टीम बिल्डिंग, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, और इसी तरह से बहुत सारी स्किल्स। इट इम्प्रूव्स द स्किल ऑफ कम्युनिकेशन, ये हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करती है। ग्रुप डिस्कशन की एक खासियत ये है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि क्रिटिकल और एनालिटिकल पावर देती है। यह हमें लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना सिखाती है, रेशनल पावर देती है, यानी एक बिंदु है, एक जो समस्या है उस पर इन सारे एंगल्स से सोचा जा सकता है। ये होता है क्रिटिकल व्यू, एनालिटिकल व्यू। तो किसी भी प्रॉब्लम पर क्रिटिकल और एनालिटिकल व्यू डेवलप करती है। ये हमारी थिंकिंग और पर्सपेक्टिव को एनरिच करती है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। ये सारे अंडरलाइन करके आएंगे। इट इज़ बेस्ट मीडियम टू डेवलप कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की का बेस्ट मीडियम है। बेस्ट अल्टरनेट टू सेलेक्ट द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द जॉब एज, अच्छा ये सही था, सॉरी। ये जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जॉब के लिए इतने सारे भीड़ में से जो इतने सारे कैंडिडेट हैं, उनमें से जो बेस्ट कैंडिडेट है उसे चुनने का बेस्ट अल्टरनेट है। क्यों है? क्योंकि जीडी एक ऐसी चीज़ है जिससे हम कई सारी स्किल को एग्जामिन कर लेते हैं। मैंने अभी बताया ना, उसके पेशेंस को, उसके टाइम मैनेजमेंट को, लिसनिंग कैपेसिटी को, रेशनल स्किल्स को, एनालिटिकल पावर को, कम्युनिकेशन को, डिसिप्लिन को, इन सबको हम जज कर लेते हैं। तो इट इज़ द बेस्ट वे टू सेलेक्ट द बेस्ट कैंडिडेट। टू टेक आउट द मिड वे, एक बीच का रास्ता निकालना, दैट इज़ इक्वली सुटेबल फॉर एवरीवन, स्पेशली इन केस ऑफ अराइजिंग सम कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे लोगों में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, या कुछ लोगों में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो ग्रुप डिस्कशन से हम एक मिड वे निकालते हैं, नेगोशिएट करते हैं। किस चीज़ के लिए नेगोशिएट करते हैं? ताकि एक बीच का रास्ता निकाला जा सके, ऐसा बीच का रास्ता दैट इज़ इक्वली सुटेबल, इक्वली इन विच बोथ ऑफ द पार्टीज फील इक्वली both of the parties feel that they are equally judged, both of the parties feel that they are equally treated, है ना, जिसमें दोनों के निर्णय का सम्मान करा जा सके। अब आता है डूज ऑफ ग्रुप डिस्कशन। व्हेन यू आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन ग्रुप डिस्कशन, यू नीड टू फॉलो सम डूज, सम टिप्स। अगर टिप्स भी आती हैं तो यही अगर सजेशन आते हैं तो भी यही लिखना है। यू नीड नॉट टू कंफ्यूज, प्लीज़, यू नीड नॉट टू फील कंफ्यूज्ड। अब देखिए, अगर हम बात करें इसमें, तो सबसे पहला जो डूज है वो है, वाइल पार्टिसिपेटिंग इन ग्रुप डिस्कशन यू हैव टू बी वेरी पोलाइट, है ना, बहुत पोलाइटली और प्लीजेंटली बोलना है, पूरे मैनर्स से, पूरे डेकोरम से और पूरे एटिकेट्स से। एटिकेट का मतलब भी मैनरिज्म होता है। तो आपको ज़्यादा याद नहीं रख पाए तो पोलाइटली और प्लीजेंटली बोलना है ना, कामली बोलना है, बहुत ही शांतिपूर्वक, है ना, कूलिंग वे में, है ना। अब है इंटरपोज ओनली व्हेन देयर इज एन अर्जेंट नीड ऑफ। इंटरपोज का मतलब होता है इंटरफियर करना, रोकना, बीच में रोकना।
तो बीच में हमें कब रोकना है, इंटरफियर कब करना है। इंटरपोज तो नया वर्ड है, आप अगर नहीं याद कर पाएँ तो इंटरफियर कब करें, जब अर्जेंट नीड हो, बहुत अर्जेंट। डू ए मेंटल रिवीजन ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू से, मतलब थिंक बिफोर यू स्पीक। स्पीक करने से पहले, बोलने से पहले सोच लीजिए, एक मेंटली रिवीजन कर लीजिए कि आप क्या कहने वाले हैं। डू रीड ए लॉट एंड रिसर्च ए लॉट ऑन द टॉपिक दैट ऑन विच ग्रुप डिस्कशन इज गोइंग टू बी हेल्ड। जिस भी टॉपिक पर ग्रुप डिस्कशन होने वाला है उस टॉपिक पर बहुत सारा पढ़ने की, जानने की, रिसर्च करने की ज़रूरत है। चाहे वो रिसर्च आप न्यूज़पेपर पढ़ के करें, जर्नल पढ़ के करें, यू हैव टू वॉच टीवी और रेडियो प्रोग्राम्स, ग्रुप डिस्कशन प्रोग्राम्स, यू हैव टू रीड वेबसाइट्स, यू हैव टू वॉच यूट्यूब चैनल्स, पॉडकास्ट और बहुत सारी चीज़ें पढ़कर जहाँ से भी रिसर्च कर सकते हैं वहाँ से ज़्यादा रिसर्च करिए। डू इनिशिएट ओनली यू हैव साउंड नॉलेज एंड डीप इंसाइट इनटू द सब्जेक्ट। अगर आप इनिशिएट करने जा रहे हैं, यानी पहल करने जा रहे हैं, इफ़ यू आर गोइंग टू बी द फर्स्ट, तो आप फर्स्ट तभी स्टार्ट तभी करिए। अगर आप स्टार्टिंग पर्सन बनना चाहते हैं तो इनिशिएट तभी करिए जब आपको पूरी साउंड नॉलेज हो, बहुत गहरी नॉलेज हो और बहुत गहरा आपकी परख हो। अगर परख बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप दूसरे को बोलने दीजिए, उससे आपको पॉइंट मिल जाएंगे, उस हालत में आप अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन इनिशिएट मत करिए, फिर स्टार्टिंग मत करिए। डू मेक ए स्टार्ट हो सकता है इनिशिएट की जगह, अगर याद नहीं रहता। डू सपोर्ट योर पॉइंट विथ सम रेलिवेंट डाटा, फैक्ट एंड फिगर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी पॉइंट आप रखने वाले हैं उसके साथ कोई ना कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की तरह से डाटा दे दीजिए। जैसे आप कह रहे हैं कि भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो आप पिछले सेंसस में, पिछली जो जनगणना हुई है 1991 की, 2001 की, 2011 की, वो सारे तथ्य आप रख सकते हैं, डाटा, फैक्ट, फिगर रख सकते हैं। तो आपकी कही हुई बात में बहुत वजन आ जाएगा, और जब वजन आ जाएगा तो आपकी बात सुनेंगे लोग। स्टोरी आप बता सकते हैं, रियल लाइफ इंसिडेंट, एक्सपीरियंस। एनेक्डोट का मतलब छोटी कहानी आप बता सकते हैं, है ना, कोई छोटी कहानी आप बता सकते हैं दैट इज रिलेटेड टू द, डायरेक्टली रिलेटेड टू द मेन थीम ऑफ द टॉपिक। डिसएग्री पोलाइटली एंड पेशेंटली। अगर आप किसी बात पर सहमत नहीं है तो पोलाइटली और पेशेंटली डिसएग्री होइए, प्रॉपर मैनरिज्म और डेकोरम को फॉलो करते हुए। स्टे फोकस्ड ऑन द टॉपिक। इसके अलावा एक और भी हो सकता है, स्टे फोकस्ड। कभी कभी फोकस नहीं रहता, डाइवर्ट हो जाते हैं, टॉपिक को दूसरी दिशा में ले जाते हैं, तो वो नहीं रहना चाहिए। स्टे फोकस्ड ऑन द टॉपिक। लिसन पेशेंटली एंड एक्टिवली, ये भी एक है, लिसन पेशेंटली और एक्टिवली। बहुत एक्टिवली और पेशेंटली सुनने की ज़रूरत है ना। स्पीक क्लियरली, बहुत ध्यान से क्लियरली बोलिए। स्पीक इन क्लियर टोन, है ना, ये सब भी आपको ध्यान रखने हैं। यू हैव टू रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियंस। आपको दूसरे के ओपिनियंस की रेस्पेक्ट करनी है ना। यूज़ नॉन वर्बल क्यूज़, जैसे पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज आपकी होनी चाहिए। तो ये कुछ और भी डूज हैं दैट यू कैन राइट इन योर आंसर। अब डोंट्स आते हैं कि कौन कौन से डोंट्स हैं। तो देखिए, डोंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कुछ चीज़ें हम अनावश्यक रूप से कर जाते हैं, वो हमें नहीं करनी है। डू नॉट मेक इट ए वन मैन शो। आप, ऐसा नहीं है कि आपने पूरा मोनोपोली दिखा दी। मोनोपोली का मतलब है आपने मोनोपोलाइज नहीं करना है, एकाधिकार नहीं करना है, बल्कि यू हैव टू गिव अदर्स चांस टू स्पीक। डू नॉट लॉस योर टेम्पर। अपना टेम्पर नहीं खोना है। कई बार हम दूसरे के व्यूज़ सुनते सुनते एग्रेसिव हो जाते हैं। ये जीडी है, कोई आर्ग्यूमेंटेटिव सेशन नहीं है, पार्लियामेंट्री सेशन नहीं है। डू नॉट बी लाउड और एग्रेसिव। अपनी आवाज़ को संतुलित रखिए। एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है, लाउड होने की ज़रूरत नहीं है, तेज़ नहीं बोलना है। डू नॉट ड्रॉप टू मच पर्सनल एक्सपीरियंसेस। कई बार हमारी आदत होती है कि हम बहुत ज़्यादा पर्सनलाइजेशन करने लगते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंसेस को बहुत ज़्यादा बताने लगते हैं, वो भी नहीं बताना है हमें बहुत ज़्यादा। डू नॉट इंटरप्ट अननेसेसरली। इंटरपोज नहीं करना है अननेसेसरली, वो हमने पहले भी बताया था। डू नॉट ओवर स्पीक। बहुत ज़्यादा नहीं बोलना है, वन मैन शो नहीं बनाना है। अगर बहुत ओवर स्पीकिंग करते हैं तो ये नेगेटिव काउंट होता है। डू नॉट अवॉइड आई कंटेक्ट। आई कंटेक्ट नहीं खोना है, दूसरे मेंबर्स से लगातार आई कांटेक्ट बनाना है, लेकिन गेजिंग नहीं करनी है। डू नॉट गेज, है ना, डू नॉट गेज। गेज का मतलब होता है घूरना, तो डू नॉट गेज, घूरना नहीं है हमें।
डू नॉट मेंशन इनकरेक्ट स्टेटिस्टिक्स, फैक्ट और फिगर्स। अगर आपको डेटा नहीं पता है, अगर आपको सही तथ्य नहीं पता है, तो इनकरेक्ट डेटा मत दीजिए, क्योंकि कितना भी अच्छा अगर आप बोल रहे हैं, लेकिन सोच लीजिए अगर आपने एक बार भी इनकरेक्ट डेटा या फैक्ट दे दिया, स्टेटिस्टिक्स की जगह डेटा लिख लीजिएगा, आपको नहीं समझ में आया। अगर आंकड़े होता है इसका मतलब, अगर आपके आंकड़े गलत हो गए, अगर आपके फैक्ट गलत हो गए, तो समझ लीजिए सारा इंप्रेशन खराब हो जाएगा आपका। डू नॉट डिस्प्ले लो कॉन्फिडेंस, लो कॉन्फिडेंस मत दिखाइए। कैसे आप दिखाते हैं लो कॉन्फिडेंस? शेकी वॉइस से आपकी आवाज़ ट्रेम्बल करने लगती है, कांपने लगती है, आपके हाथ कांपने लगते हैं। यू स्टार्ट प्लेइंग विथ समथिंग दैट यू आर होल्डिंग इन योर हैंड, आपके हैंड में जो चीज़ है उससे आप खेलना शुरू कर देते हैं। यू स्टार्ट प्लेइंग विथ की चेन, यू स्टार्ट प्लेइंग विथ पेन, है ना, ये सब नहीं करना है। इशारे बहुत, फिंगर आउट नहीं करनी है बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा क्या, बिल्कुल नहीं करनी है मतलब। डू नॉट डोमिनेट द ग्रुप डिस्कशन मेकिंग इट वन मैन शो, वन साइडेड अफेयर। तो वन मैन शो या वन साइडेड अफेयर नहीं बनाना है इसे, सबको कहने का सब मौका देना है, ठीक है। और डू नॉट बी अनप्रिपेयर्ड, आप अनप्रिपेयर्ड नहीं जाएंगे, डू नॉट गो अनप्रिपेयर्ड। मैंने पहले भी कहा था आपको कि बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है, तो डू नॉट गो अनप्रिपेयर्ड, है ना। एक और है डू नॉट यूज़ फ़ोन, है ना, डू नॉट यूज़ योर फ़ोन, फ़ोन नहीं यूज़ करना है क्योंकि इससे डिस्ट्रैक्शन होगा बहुत ज़्यादा। डू नॉट बी डिसमिसिव, डिसमिसिव नहीं होना है। डोंट बी डिसमिसिव, डिसमिसिव का मतलब है दूसरों का अपमान नहीं करना है, डिसमिसिव नहीं होना है, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, और इस तरह से आपको ग्रुप डिस्कशन में पार्ट करना है, बहुत अच्छे से, बहुत ही ध्यानपूर्वक। अगर आपके कोई पॉइंट हो तो आप प्लीज़ जो है सजेशन बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आगे चलते हैं, एक प्रोफाइलिंग का है। ये प्रोफाइलिंग का जो क्वेश्चन है ये बी सेक्शन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और आप इसे एक चीज़ में और तैयार करना। प्रोफाइलिंग होती क्या है 2 मार्क्स में। तो प्रोफाइलिंग इज़ डिफाइंड एज द एक्ट और प्रोसेस, एक्ट है या प्रोसेस है, एक्स्ट्रापोलेटिंग इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को एक्स्ट्रापोलेट करने की प्रक्रिया है एक तरह से, अबाउट ए पर्सन बेस्ड ऑन नोन ट्रेट्स एंड टेंडेंसीज़। लोगों की जो ट्रेट्स हैं, ट्रेट्स का मतलब जो उनकी क्वालिटीज़ हैं, जो उनके गुण हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और जो उनकी टेंडेंसीज़ हैं, प्रवृत्तियाँ हैं, उसको एक्स्ट्रापोलेट करने की जो है कंडीशन है। एक्स्ट्रापोलेट का मतलब होता है अच्छा, आप लोग ना मैसेज नहीं कर रहे हैं बहुत दिनों से, मैसेज ज़रूर करिएगा। इतना टाइम हो गया आपने मैसेज नहीं करे, तो ऐसा लगता है जैसे कि मतलब हम बस पढ़ा रहे हैं और आपको पता नहीं कैसा लग रहा है। अगर आपको अच्छा नहीं भी लगे तो भी मैसेज कर दीजिए, क्या ही फ़र्क पड़ेगा। मैं आके आपको वहाँ मारूंगी थोड़ी ना, मार ही नहीं सकती मैं तो आपको वहाँ आकर। तो आप जो है मतलब ये अगर आप नहीं करेंगे तो बड़ा बुरा लगेगा। तो एक्स्ट्रापोलेट का मतलब होता है गैसिंग करना, अनुमान लगाना, विस्तार है ना, जानकारी लेना। तो लोगों की इन्फॉर्मेशन को एक्स्ट्रापोलेट करना है, अनुमान लगाना है, उसकी जो ट्रेट्स आपको पता है, जो टेंडेंसीज आपको पता है, उसके बेसिस पर। एम्प्लॉय प्रोफाइलिंग, एम्प्लॉय प्रोफाइलिंग अब क्या होती है? तो एम्प्लॉय प्रोफाइलिंग जो है वो होती है एक्ट ऑफ कलेक्टिंग क्रिटिकल डाटा अबाउट कैंडिडेट फॉर ए जॉब। जब एक जॉब के लिए कैंडिडेट आता है तो उसकी बारे में हमें जितनी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, उस मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए किया गया काम है। हाउ दे हैंडल चैलेंजेस, किस तरह से वो चैलेंजेस को हैंडल करते हैं, किस तरह से वो टीम में वर्क करते हैं, इन सब को लेकर किस तरह से वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, मास्टर करते हैं। कंट्रोल का मतलब मास्टर करते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में एक जानकारी लेना, एक्स्ट्रापोलेट करना, यही एम्प्लॉय प्रोफाइलिंग है। ये जो इन डेप्थ इवैल्यूएशन है, ये जो गहराई में जाकर किया गया आकलन है, इवैल्यूएशन है, इससे क्या होता है? कैंडिडेट का असेसमेंट करने में, कैंडिडेट का मूल्यांकन करने में मदद मिलती है। तो एक बार फिर से देख लीजिए क्या है प्रोफाइलिंग। प्रोफाइलिंग जो है वो किसी की ट्रेट्स और टेंडेंसीज़ के बारे में अनुमान लगाने की प्रोसेस है, और इसमें हम किसी जो कैंडिडेट हमारे पास जॉब के लिए आता है उसके बारे में, हम उसकी ट्रेट्स के बारे में, टेंडेंसीज़ के बारे में और ज़्यादा अनुमान लगाते हैं। जैसे वो किस तरह से टीम वर्क करता है, किस तरह से किस तरह से उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटीज़ हैं, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है उसकी,
उसकी टीम स्पिरिट क्या है, उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। तो ये इससे क्या होता है कि हमें कैंडिडेट का असेसमेंट करने में आसानी मिलती है। व्हाट टू इंक्लूड इन प्रोफाइल, प्रोफाइल में क्या इंक्लूड होना चाहिए, प्रोफाइल में एकेडमिक एक्सपोजर होना चाहिए उसका, है ना। और क्या क्या होना चाहिए भाई प्रोफाइल में, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होने चाहिए, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, सॉफ्ट स्किल भी होने चाहिए, हार्ड स्किल भी होनी चाहिए। सॉफ्ट स्किल में टाइम मैनेजमेंट, पेशेंस, ये सब आ जाता है। हार्ड स्किल में उसकी की स्किल्स आती हैं, जैसे की स्किल्स में कंप्यूटर स्किल क्या है, C++ क्या है, जावा क्या है, ये सब। अचीवमेंट और एकम्प्लिशमेंट आते हैं, अवार्ड्स आते हैं, रिकग्निशंस आते हैं, उसको क्या रिकग्निशन मिले हैं। प्रोफेशनल कैरियर का गोल आता है जो उसको अचीव करना है। कीवर्ड यूज्ड इन जॉब पोस्टिंग, ये भी आता है कि उसमें कीवर्ड्स क्या क्या हैं। ये बात कर लेते हैं नीड ऑफ इफेक्टिव प्रोफाइलिंग, कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप। आजकल के ज़माने में अगर आपको पर्सनल सक्सेस चाहिए या प्रोफेशनल सक्सेस चाहिए तो देखिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। कम्युनिकेशन पर मास्टरी होना, नेटवर्क पर आपका नेटवर्क कितना रिच है, आपका नेटवर्क कितना बड़ा है, कितना इफेक्टिव है, और रिलेशनशिप बिल्डिंग कैपेसिटीज़ आपकी कितनी अच्छी हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन मास्टरी की। और कम्युनिकेशन मास्टरी में मैं सबसे पहले आपको स्टार्ट करना चाहूँगी कि कम्युनिकेशन देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोफेशनल और पर्सनल सक्सेस पाने के लिए। और कम्युनिकेशन इज़ द ब्रिज बिटवीन कन्फ्यूज़न एंड क्लैरिटी। कम्युनिकेशन जो है वो कन्फ्यूज़न से क्लैरिटी की तरफ ले जाने के लिए एक पुल का काम करता है। तो हमें जब हमने ये डिसाइड करा हो कि हमें कम्युनिकेशन पे मास्टरी करनी है तो हमें क्या करना है, हमें क्लैरिटी मेंटेन करनी है। क्लैरिटी वो कैसे आएगी, थॉट्स की क्लैरिटी होनी चाहिए, है ना, इन्फॉर्मेशन हमारी क्लियर होनी चाहिए और हमारे परसेप्शंस यानी दृष्टिकोण बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ओवरकम लैंग्वेज बैरियर्स, अगर आपके लैंग्वेज बैरियर हैं तो इनको ओवरकम, इनसे उबरने की ज़रूरत है, इनसे उबरने निबटने की ज़रूरत है। उसके लिए हमें क्या करना है, प्रिसाइज़ होना है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट होना है, मतलब प्रिसाइज का मतलब शॉर्ट होना है, क्रिस्प होना है, करारा होना है, प्लेन होना है, इफ़ेक्टिव लैंग्वेज का यूज़ करें। इससे ऑटोमेटिकली आपकी प्रोफाइल की रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी अगर आप क्रिस्प हैं, प्रिसाइज हैं, प्लेन हैं और इफ़ेक्टिव लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं। डायरेक्ट होना है, आपको एक्सेग्रीगेट नहीं करना, टू द पॉइंट रहना है, अप टू द मार्क रहना है। मीटर्ड और मेजर्ड टोन में आपको बात करनी है, मीटर्ड और मेजर्ड टोन, मीटर्ड एंड मेजर्ड टोन, इसका मतलब है नपे तुले तरीके से आपको बात करनी है, कुछ भी एक्सेग्रीगेट नहीं करना है। परसुएसिव होना चाहिए, कन्विंसिंग होना चाहिए, टू मेक इट यूनिक प्लेस अमिड 1000 अदर प्रोफाइल्स। देखिए बहुत सारी 1000 अदर प्रोफाइल्स आती हैं, उनके बीच में अपना एक यूनिक प्लेस बना पाए, इसलिए आपका रिज्यूमे किसी भी तरह से करके कन्विंसिंग और परसुएसिव हो। इट शुड बी अटेंशन ग्रैबिंग, ये बहुत ही अटेंशन ग्रैब करने वाला हो, अटेंशन को खींचने वाला हो। डू नॉट मेक ओवर यूज़ ऑफ टेक्निकल टर्मिनोलॉजी एंड जर्गॉन्स और टेक्निकल फ्रेजेस की टेक्निकल टर्मिनोलॉजी का ओवर यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हमने यहाँ लिखा है कि प्लेन और इफेक्टिव लैंग्वेज का यूज़ करना है। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा हो जाएगा। शब्दों का चयन बहुत अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर यूज़ ऑफ वर्ड्स, है ना, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, क्या होना चाहिए, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, ठीक है। अब आते हैं स्ट्रेटेजिक नेटवर्किंग। नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपके का नेटवर्क अच्छा है तो आपको लगभग 90% सफलता तो मिल ही जाएगी, क्योंकि आपका नेटवर्क में कोई ना कोई बैठा होगा जो आपकी हेल्प करेगा। वो ना केवल आपकी हेल्प इस तरह से करेगा कि रिक्रूटमेंट कराने में, बल्कि वो बहुत सारी टिप्स भी देगा आपको कि किस तरह आप अच्छा इंटरव्यू विन कर सकते हैं। तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल में बहुत सारे कॉन्टैक्ट पड़े होते हैं, बट हम उनको ध्यान से देखते नहीं हैं। तो अपने की कॉन्टैक्ट को आइडेंटिफाई करिए, जिनको आप अच्छे से ईजीली और एफिशिएंटली एक्सेस कर सकते हैं, रीच कर सकते हैं, पहुँच सकते हैं। तो पहले से जो कांटेक्ट है उन्हें पहचानिए। एक्सपैंड हॉरिजन्स टू बिल्ड अप न्यू रिलेशनशिप, नए रिलेशनशिप बनाइए, नए कॉन्टैक्ट बनाइए, चाहे वो लिंक्डइन से बना रहे हैं, चाहे वो बहुत सारी लोगों से मिलकर बना रहे हैं, चाहे आप अपने टीचर से मिलकर बना रहे हैं, चाहे आप अपने सीनियर्स के कॉन्टैक्ट में रहकर बना रहे हैं, वो कैसे भी बनाएं, लेकिन आपको नए हॉरिजन एक्सपैंड करने हैं, विस्तार करना है, नए अवसरों की तलाश करनी है जहाँ पर आप नए रिलेशनशिप, नए कॉन्टैक्ट बना सकें। कुछ ऑनलाइन और ऑफलाइन चैनल भी आपको हेल्प कर सकते हैं, जैसे naukri.com, ये .com है ये,
naukri.com, लिंक्डइन बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत सारे और भी हैं जो आप मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजेंगे। अटेंड इंडस्ट्री इवेंट्स, कई बार इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी इवेंट्स कराते रहते हैं, जैसे जॉब फेयर है वो होते रहते हैं। आजकल तो गवर्नमेंट भी बहुत जॉब फेयर लगवा रही है। कुछ कॉन्फ्रेंसेस आप अटेंड कर सकते हैं वहाँ पर आपको डेफिनेटली आपके टेस्ट के, आपके फील्ड के लोग मिलेंगे और आप वहाँ से नए कॉन्टैक्ट बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अपने पुराने एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट में से कॉन्टैक्ट निकालिए, नए कॉन्टैक्ट बनाने के लिए हॉरिजन्स तलाश करिए, ऑनलाइन ऑफलाइन चैनल की हेल्प ले सकते हैं जैसे naukri.com, लिंक्डइन, और इंडस्ट्री इवेंट जैसे कि जॉब फेयर, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह को भी अटेंड कर सकते हैं। इस तरह से आपकी नेटवर्किंग अच्छी हो जाएगी। बिल्डिंग रिलेशनशिप, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने पुराने रिलेशनशिप से कनेक्शन में नहीं रहते हैं, केवल उन्हें तब याद करते हैं 3 साल बाद जब हमें जॉब की सख्त ज़रूरत होती है। तो ये एक बहुत ही बैड जेस्चर है, इसे इस खराब जेस्चर को मत अप्लाई करिए लाइफ में, बल्कि अपने रिलेशनशिप को रेस्पेक्ट दीजिए, उनको ऑनर पे करिए, तो आराम से वो आपकी हेल्प करेंगे। लॉयल रहिए, वफादार रहिए, जेनरस रहिए, कोऑपरेटिव रहिए, उदार रहिए, है ना। जब आप किसी के लिए कोऑपरेटिव हैं तो वो आपके लिए डेफिनेटली कोऑपरेटिव होगा ही, उसे होना पड़ेगा। ऐड वैल्यू टू द एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहले से बने हुए रिलेशनशिप हैं उनमें वैल्यू ऐड करिए, यानी उनको देखिए, रिश्ते भी एक पेड़ पौधे की तरह है, जिसे अगर आप पानी डालते हैं तो वो पनपता है, फलता फूलता है, फ्लरिश होता है। तो रिश्तों के पौधों में पानी डालते रहिए, नहीं तो वो सड़ जाएंगे। रेसिप्रोकेट इन टाइम, तभी तो मैं कहती हूँ आप मैसेज करते रहा करिए थोड़ा थोड़ा। रेसिप्रोकेट इन टाइम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को टाइम पर रेसिप्रोकेट करिए, रिस्पॉन्स दीजिए। आपसे रेसिप्रोकेट ना याद रहे तो रेस्पॉन्स, है ना। और ट्रस्ट बनाइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप में ट्रस्ट बनाइए। इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करिए, इमोशनल फुलिशनेस नहीं दिखाइए, है ना। अब आप बड़े हो गए हैं, अब आप बहुत समझदार हो गए हैं, इंटेलेक्चुअल हो गए हैं, तो इमोशनली इंटेलिजेंट रहिए। बात बात में रूठने मनाने की, रोने धोने की, इन सब की ज़रूरत नहीं है। प्रोफेशनल मैच्योरिटी दिखाइए। तो इस तरह से आप रिलेशनशिप बुल्ड ऑन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है 2025 के लिए। देखिए, मैंने एक ग्रुप डिस्कशन बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद जो है प्रोफाइलिंग में इस सब की क्या वैल्यू है और प्रोफाइलिंग होती क्या है, वो सब आप तैयार करिएगा। तो सेकंड प्रायोरिटी मैं इस वाले क्वेश्चन को देना चाहूँगी, है ना। सेकंड प्रायोरिटी पर ये प्रोफाइलिंग वाला क्वेश्चन आ जाएगा। आप प्लीज़ इसे ध्यान से देखिएगा, है ना। व्हाट इज़ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये हमारा थर्ड प्रायोरिटी पर हमेशा ही रहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ये 2 मार्क्स में भी इस बार आ सकता है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यानी SOP क्या है, एक लेटर है जो कैंडिडेट के इंटेंट का मतलब उसकी विश को, उसकी इच्छा को जाहिर करता है। टू स्टडी इन ए पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, जब आप एक किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाते हैं, जैसे IIMT यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं, ऑक्सफोर्ड में ले रहे हैं, या फिर आप MET यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो आपको क्या करना होता है, अपनी उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में पढ़ने की इच्छा को जाहिर करना होता है, और उसके लिए आप एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाते हैं। सिंपलर वर्ड्स में स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपका पहला इंट्रोडक्शन है, इसे बॉक्स कर लीजिएगा। टू द यूनिवर्सिटी एज एन एप्लीकेंट के रूप में, एक कैंडिडेट के रूप में आपका यूनिवर्सिटी को दिया हुआ पहला परिचय है। SOP में क्या होना चाहिए, SOP कम्युनिकेट करती है, कन्वे करती है, पहुंचाती है, बताती है कैंडिडेट की पर्सनालिटी के बारे में, उसकी इंटेंट यानी विश के बारे में, उसके गोल्स, उसके कैरियर पाथ, इसके इंटरेस्ट, प्रोफेशनल कंट्रीब्यूशन के बारे में, इन सब के बारे में बनाती है। अगर आप ऐसा चार्ट बना पाएँ तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। वंस सबमिटेड इट इज़ रिव्यूड बाय द एडमिशन पैनल, एक बार जब आप सबमिट कर देते हैं तो एडमिशन पैनल इसे रिव्यू करता है, ये डिसाइड करने के लिए कि वेदर द कैंडिडेट इज़ सुटेबल टू ग्रांट एडमिशन और नॉट, कि कैंडिडेट को एडमिशन दिया जाए या ना दिया जाए। स्टाइल ऑफ SOP, ये जनरली पैराग्राफ में लिखा जाता है, पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखा जाता है, और ऐसे राइटिंग के जनरली इसमें रूल्स होते हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन बेस्ड भी रखती हैं। हाउ मैनी पेजेस शुड SOP कंटेन, लगभग इसमें 800 से 1000 वर्ड्स होते हैं, 1 से 2 पेजेस तक का होता है, और 12 पॉइंट फॉन्ट का यूज़ होता है, डबल स्पेस्ड नॉर्मल मार्जिन होती है। तो ये चारों चीज़ें याद रखिएगा, बहुत आसान सी चीज़ें हैं, बुलेट में भी लिख सकते हैं इस तरह से कि यहाँ पर 800 से 1000 वर्ड्स, ठीक है, 1 to 2 पेजेस का होता है।
ठीक है। वेल रिटन एसओपी जो है वो आपके पर्टिकुलर स्किल को दिखाता है, इसमें क्या क्या टैलेंट को दिखाता है, आपकी एबिलिटीज़ को दिखाता है, एक्सपीरियंसेस को दिखाता है। इट ग्रैब्स द अटेंशन ऑफ एडमिशन पैनल एंड यू कैन इजीली क्लेम योर एडमिशन बीटिंग अदर एस्पायरेंट्स। अच्छे से ड्राफ्ट करा हुआ एसओपी जो है वो एडमिशन पैनल का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है और आप बाकी सारे एस्पिरेंट्स को बीट करते हुए, पिछाड़ते हुए एडमिशन अपना क्लेम कर सकते हैं। एलिमेंट एसओपी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए इंट्रोडक्शन में आपका पर्सनल बैकग्राउंड, आपकी एस्पायरेशंस आएंगी यानी एम्बिशंस आएंगी, आपकी इच्छाएं आएंगी, आपकी करंट कैरियर गोल आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा, एकेडमिक फील्ड ऑफ इंटरेस्ट को आप इंट्रोड्यूस कराएंगे, राइट हाउ एंड वाई इट फैसिनेट्स यू। आपको ये भी लिखना है कि ये जो यूनिवर्सिटी है, इट का मतलब है ये जो यूनिवर्सिटी है या ये जो कोर्स है, यूनिवर्सिटी और कोर्स आपको किस तरह से क्यों फैसिनेट करता है, क्यों प्रभावित करता है। इंटरेस्ट इन पर्टिकुलर एरिया ऑफ स्टडी, आपका जो पर्टिकुलर एरिया ऑफ, जैसे आप बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन ले रहे हैं तो वो बायोटेक्नोलॉजी आपको क्यों पसंद है। रीज़न एंड पर्पस आपको दिखाने होते हैं वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी चूज़ करने के लिए। वाई दिस कोर्स में ये आ जाता है कि आप इस पर्टिकुलर कोर्स को ही क्यों परस्यू करना चाहते हैं। कोर्स का करिकुलम आप डिस्कस करते हैं, स्किल जो उस पर्टिकुलर कोर्स के दौरान आप डेवलप करेंगे। वाई दिस यूनिवर्सिटी, इसमें आप स्पेसिफिक फीचर ऑफ यूनिवर्सिटी जो आपको अट्रैक्ट करते हैं वो बताएंगे। हाउ इट्स एक्सपोजर विल हेल्प यू रियलाइजिंग योर गोल्स, आप अगर इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है तो इसका एक्सपोजर, इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के द्वारा जो आपका एक्सपोजर होगा वो किस तरह से आपको आपके सपनों को, आपके ड्रीम्स को पूरा करने में आपकी मदद करेगा, ये भी आपको लिखना होता है। पर्सनल क्वालिटीज़ में आपके पर्सनल अचीवमेंट हो गए, इस तरह से आप करके लिख दीजिएगा। हॉबीज़ हो गई आपकी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपका पार्टिसिपेशन हो गया, स्ट्रेंथ हो गई आपकी। एक्सपीरियंस में आपकी इंटर्नशिप आ जाएगी, इसी तरह से करके करिएगा। रिसर्च प्रोजेक्ट आ जाएगा, पेपर प्रेजेंटेशन आ जाएगा। कंक्लूजन में आपके लॉन्ग टर्म कैरियर गोल, लाइफ लॉन्ग गोल भी आएंगे। फाइनल इंप्रेशन, अंडरटेकिंग आएगी। अंडरटेकिंग का मतलब कि मैं ये घोषणा करता हूँ, डिक्लेरेशन टाइप का है ना। टिप्स टू राइट ए गुड एसओपी, एक फॉर्मल लेकिन कन्वर्सेशनल टोन का यूज़ करना है, मतलब ऑफिशियल तो रहना है लेकिन कन्वर्सेशनल, क्योंकि ये पैराग्राफ फॉर्म में होता है तो आप कन्वर्सेशनल हो सकते हैं। डू नॉट एक्सीड द गिवन वर्ड लिमिट, एक्सीड का मतलब बढ़ाना होता है, जो वर्ड लिमिट दी हुई है उसे हमें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, 800 से 1000 तक का ही वर्ड तक का ही हमें बनाना है। क्रिस्प होना चाहिए, करारा होना चाहिए, टू द पॉइंट और डायरेक्ट होना चाहिए। अवॉइड टू मच जार्गॉन्स, बहुत ज़्यादा जार्गॉन यानी टेक्निकल फ्रेज, टेक्निकल टर्म्स का यूज़ नहीं करना है, बल्कि प्लेन, सिंपल और इफेक्टिव बनाना है। एसओपी को एंगेजिंग बनाइएगा, कनेक्टेड बनाइएगा, वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। प्रूफ रीड कर लीजिए बिफोर फाइनल सबमिशन, कई बार प्रूफ रीड कर लीजिए, कहीं कुछ गलती तो नहीं रह गई है, पंक्चुएशन मार्क्स तो गलत नहीं है, कोई स्पेलिंग एरर तो नहीं है, ये सब चीज़ें। प्रिपेयर रफ ड्राफ्ट बिफोर हैंड, पहले से ही रफ ड्राफ्टिंग कर लीजिए और इससे आपको रिसर्च करने का मौका मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिवेयर ऑफ लाइंग एंड कॉपिंग, झूठ बोलने से और कॉपी करने से बचिएगा। ये देखिए इसका एक हमारा है टूर, देखिए इसे यहीं लीजिएगा, ये भी यहीं आएगा, ये भी यहीं आएगा, स्पेस छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा एसओपी है, ठीक है। अब आता है सेमिनार क्या होती है। सेमिनार जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन कहाँ इंपॉर्टेंट आ रहा है, अब आप कहेंगे सारे इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेमिनार एक एकेडमिक इंस्ट्रूमेंट है जो एक कॉमर्शियल या प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कराया जाता है। इसका पर्पस क्या है, ब्रिंगिंग टुगेदर स्मॉल ग्रुप्स को एक साथ लाना, एक प्लेटफॉर्म ऑन सेम प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म पर लाना, अंडर वन रूफ, एक छत के नीचे लाना। किस लिए, मीटिंग रिकर कराने के लिए, मीटिंग ऑर्गेनाइज कराने के लिए। फोकसिंग ईच टाइम ऑन सम पर्टिकुलर सब्जेक्ट, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर फोकस करते हुए जिसमें कि हर व्यक्ति जो प्रेजेंट है वो पार्टिसिपेट कर पाए और अपने व्यूज़ जो है रिसर्चफुल वे में कंट्रीब्यूट कर पाए। तो देखिए यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं, एक जो मुझे ध्यान दिलानी है आपको कि ये जो है स्मॉल ग्रुप्स को एक सेम प्लेटफॉर्म पर अंडर वन रूफ लाने की कोशिश है। एक मीटिंग रिकर कराने के लिए, मीटिंग में क्या होगा, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर ध्यान दिलाया जाएगा जिस पर सभी लोग वहाँ पर अपने आइडियाज़, व्यूज़, ओपिनियंस रख सकें, लेकिन रिसर्चफुल वे में रख सकें।
ऑब्जेक्टिव क्या है? एक जॉइंट प्लेटफॉर्म देना एनुअल प्लानिंग के लिए, किसी रिसर्च या किसी इनोवेशन से संबंधित कोई भी अगर प्रोजेक्ट चल रहा है तो उस पर एनुअल प्लानिंग करने के लिए जॉइंट प्लेटफॉर्म देना, लोगों को सेम रूफ पर लाना, एक प्लेटफॉर्म पर लाना। टू जनरेट आइडियाज़ जनरेट करना एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, एक रोड मैप बनाना अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए, और पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर करना, नए एवेन्यूज़ खोलने के लिए, नए आयाम खोलने के लिए, किसी फोर्थकमिंग प्रोजेक्ट के, आने वाले प्रोजेक्ट के या आने वाली रिसर्च के बारे में नए एवेन्यूज़ तलाशना। लाइक माइंडेड, एक से माइंडेड इंडिविजुअल्स को, एक सी तरह के सोच वाले, एक सी सोच वाले लोगों को अक्रॉस द कंट्री भर से, नेशन वाइड, ग्लोबल, बल्कि अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द कंट्री, एक से लाइक माइंडेड लोगों को जोड़ना जो डिस्कस कर सकें, लर्न कर सकें, नेटवर्क डेवलप कर सकें, आइडियाज़ को ट्रांसफ़र और शेयर कर सकें, मोटिवेशन को इग्नाइट कर सकें, मोटिवेशन को भड़का सकें, ताकि कुछ अच्छे इन्वेंशन निकल कर आएँ, इनोवेशन निकल कर आएँ, कुछ नई रिसर्च निकल कर आएँ। अब कॉन्फ्रेंस क्या होती है? कॉन्फ्रेंस जो है एक मीटिंग ऑफ पर्सन है, डिस्कस और एनालाइज करने के लिए किसी भी एक टॉपिक पर या किसी भी एक इशू पर, और उस टॉपिक का सल्यूशन, उस प्रॉब्लम का सल्यूशन भी देती है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू बी बेनिफिटेड विद द थॉट्स एंड रिच नॉलेज, इसमें भी वही है, रिच नॉलेज और थॉट्स का आदान प्रदान होना एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, एमिनेंट स्कॉलर्स के द्वारा, जाने माने स्कॉलर्स के द्वारा, जाने माने विद्वानों के द्वारा। एमिनेंट का मतलब जाने माने विद्वानों, जिनका उस डिलाइनेटेड टॉपिक पर, जो टॉपिक डिलाइनेटेड है, जो टॉपिक डिस्कशन में है, उस पर स्पेशलाइजेशन हो। टू टेक आउट सम इम्पॉर्टेंट सोल्यूशन ऑफ ए क्रिटिकल प्रॉब्लम का कोई इम्पॉर्टेंट सोल्यूशन लिखना। अब सेमिनार और कॉन्फ्रेंस पेपर राइटिंग कैसे होता है? स्टेप 1 में चूज़ योर टॉपिक, अपना टॉपिक चूज़ करना है आपको। टॉपिक जो है अटेंशन ग्रैबिंग होना चाहिए और कुछ डिफरेंट होना चाहिए दूसरे लोगों से, तो अटेंशन ग्रैबिंग हो जाए और थोड़ा डिफरेंट हो जाए। यू शुड नॉट पिक ए ब्रॉड टॉपिक, एक बहुत बड़ा टॉपिक ना उठाइए, दैट विल बी डिफ़िकल्ट टू एग्जॉस्ट। इसको आप जो है एग्जॉस्ट करते करते, एक्सप्लोर करते करते थक जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा वास्ट टॉपिक उठाने की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा टॉपिक आप उठा सकते हैं। एंश्योर योर एकेडमिक सुपरवाइज़र अप्रूव्स योर टॉपिक। देखिए, इसमें सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके एकेडमिक सुपरवाइज़र का बहुत बड़ा रोल होता है, जिसको आप गाइड कहते हैं। तो आपका ये इंश्योर कर लीजिए कि आपका गाइड जो है वो आपके टॉपिक को जो है अप्रूव कर दे, आप इससे पहले कि लिखना शुरू करें। तो स्टेप 1 में आपको ये सारी प्रिपरेशन करनी है। टॉपिक चूज़ करना है, टॉपिक चूज़ करते समय वो टॉपिक अटेंशन ग्रैबिंग हो, उसका टाइटल आप दे दें जो शॉर्ट टाइटल हो, अटेंशन ग्रैबिंग टाइटल हो, कुछ डिफरेंट हो, और एक ऐसा टॉपिक, ब्रॉड टॉपिक हमें नहीं लेना है, बल्कि छोटा सा टॉपिक लेना है, एकेडमिक सुपरवाइज़र से अप्रूवल ले लेना है। स्टेप है कि हमें जो भी टॉपिक हमने लिया था उस पर इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। वो इन्फॉर्मेशन मतलब हमें प्रॉपर रिसर्च करनी है। क्या करना है? प्रॉपर रिसर्च करनी है। एंड रीड एज मच एज वी कैन, बी इट फ्रॉम सर्फिंग वेबसाइट, चाहे वो मैगजीन से पढ़कर करें, जर्नल से पढ़कर करें, न्यूज़पेपर पढ़ें, बुक पढ़ें, सर्वे करें, इंटरव्यू कंडक्ट करा सकते हैं एमिनेंट स्कॉलर्स के साथ, डिफरेंट चैनल देख सकते हैं, पॉडकास्ट देख सकते हैं। तो रीड ए लॉट, बी एनालिटिकल, बी लॉजिकल एंड कलेक्ट वास्ट इन्फॉर्मेशन ऑन द सेट टॉपिक। स्टेप 3 में आपको आउटलाइन बनानी है। जो भी अभी तक आपने टॉपिक जो जहाँ से भी पढ़ा है, जितना भी मटेरियल, जितना भी कंटेंट इकट्ठा किया है, उससे आपको एक आउटलाइन प्रिपेयर करनी है। और ड्राफ्ट एंड आउटलाइन फॉर योर वर्क, आउटलाइन जो है वो एक रफ वर्क होगी आपके टेबल ऑफ कंटेंट के लिए। तो इस तरह से आप अपने मेन पॉइंट को लिस्ट आउट कर लीजिए, सब टॉपिक और सब टॉपिक्स को लिस्ट आउट कर लीजिए, उससे आपकी टेबल ऑफ कंटेंट बन जाएगी। अपने नोट्स को गैदर करिए एक साथ और प्रॉपर सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज करिए उन्हें, प्रॉपर सीरियल में, सीक्वेंस का मतलब प्रॉपर क्रम में उन्हें ऑर्गेनाइज करिए, रफ ड्राफ्टिंग करिए, प्रूफ रीड करिए, ये सब स्टेप में हो जाएगा। आप इसको बुलेट में इस तरह करके भी लिख सकते हैं, है ना। राइट योर पेपर अंडर द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट, फॉन्ट एंड स्टाइल। देखिए, इसमें प्रॉपर फॉर्मेट बहुत ज़रूरी है, फॉन्ट और स्टाइल बहुत ज़रूरी है, तो उसको फॉलो करना होता है। अब आता है फॉर्मेट ऑफ ए सेमिनार पेपर। सेमिनार पेपर का टाइटल पेज जो है वो ब्रीफ होना चाहिए। टाइटल जो है आपका, टाइटल आपका ब्रीफ हो, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, अटेंशन ग्रैबिंग हो, तभी तो आएंगे। ऑथर का नेम, ऑथर नेम में अपना नाम, अपना आईडी नंबर, अपना डिपार्टमेंट का नाम,
अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, टेबल ऑफ कंटेंट बनानी है, एब्स्ट्रैक्ट बनाना है। एब्स्ट्रैक्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट और आइडियाज़ आते हैं और एब्स्ट्रैक्ट लगभग 200-250 वर्ड्स का होता है। एब्स्ट्रैक्ट जो है वो उसमें प्रॉब्लम जो स्टडी की गई है यानी टॉपिक जिसके ऊपर स्टडी की गई है वो होना चाहिए। मेथड आपने मेथडोलॉजी आपकी क्या है वो आपको यहाँ पर देना है, मेथडोलॉजी। मेन रिजल्ट देने हैं, मेन कंक्लूजन देने हैं। आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि वो सारी डू नॉट पुट इन्फॉर्मेशन इन द एब्स्ट्रैक्ट विच इज़ नॉट इन द मेन टेक्स्ट ऑफ द पेपर। जो मेन टेक्स्ट के पेपर के मेन टेक्स्ट में जो इन्फॉर्मेशन नहीं है वो एब्स्ट्रैक्ट में नहीं देनी है। डू नॉट पुट रेफरेंसेस। एब्स्ट्रैक्ट में आपको जो है रेफरेंसेस नहीं देने हैं, फिगर्स और टेबल्स नहीं देनी है, बल्कि ये सब आपको जो है बाद में देना है। मेन बॉडी में इंट्रोडक्शन, सेक्शन, समरी ये सब होना चाहिए। फर्स्ट सेक्शन इंट्रोडक्शन का होता है। ये जो है वो टॉपिक के बैकग्राउंड को रिव्यू करेगा, आउटलाइन देगा कंटेंट की, और आपका आपने वही है, आपको इन्फॉर्मेशन जो है बहुत सारे सोर्सेज से कलेक्ट करनी है, बुक, जर्नल, लेक्चर, नोट्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा से, ठीक है। फिर आपको सिंबल्स, एब्रीविएशन अगर आपने यूज़ करें हैं यानी कि कोई संकेताक्षर यूज़ करें हैं तो वो देने हैं। ग्लॉसरी का मतलब है आपको वोकेबुलरी देनी है, वोकेबुलरी और कठिन वोकेबुलरी और उनका एंड मीनिंग इन हिंदी, ठीक है, ये सब देना है। अब आता है व्हाट इज़ टेक्निकल लेक्चर, 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्चर वर्ड जो है वो लैटिन के लेक्चरा से आया है जिसका मतलब रीडिंग होता है। टेक्निकल स्टैंड्स फॉर साइंटिफिक, रिसर्चफुल, लॉजिकल, रेशनल। तो टेक्निकल जो है उसका मतलब अगर लगाया जाए तो साइंटिफिक से आता है, रिसर्चफुल होना चाहिए, लॉजिकल, रेशनल होना चाहिए। एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर जो है वो स्पेसिफिक ऑडियंस को स्पेसिफिक पर्पस से जब स्पेसिफिक कंटेंट या स्पेसिफिक सब्जेक्ट या स्पेसिफिक टॉपिक डिलीवर करा जाता है तो वही एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर होता है। तो एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर क्या है? एक मेथड है जिसमें हम स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करते हैं, स्पेसिफिक पर्पस हमारा होता है और एक स्पेसिफिक कंटेंट या स्पेसिफिक टॉपिक डिलीवर करते हैं। देयर इज़ लिमिटेड इंटरेक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। टीचर और स्टूडेंट में ये एक मतलब एक तरह से वन वे होता है, बस आप ही करते हैं, आपका स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव नहीं होता है, तो ये नॉन इंटरैक्टिव होता है। लिमिटेड, बहुत ही लिमिटेड इंटरेक्शन होता है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ नहीं होते बल्कि आपको ही बोलना होता है। इट इज़ ए काइंड ऑफ वन साइडेड अफेयर, ये एक वन मैन शो, वन साइडेड अफेयर होता है। वन मैन शो, बड़े अच्छे वर्ड्स हैं, आपको हंसी भी आ रही होगी पढ़कर। वन मैन शो है, वन साइडेड अफेयर है। जैसे कभी कभी टीचर जो, जैसे अभी मैं वन मैन शो कर रही हूँ, है ना, आपको लेक्चर दे रही हूँ लेकिन वन मैन शो कर रही हूँ। कभी कभी आपको जो है ऐसे टीचर बड़े बुरे लगते होंगे जो वन मैन शो बना देते हैं क्लास को, है ना, जबकि आपको ऐसे टीचर बहुत अच्छे लगते होंगे जो आपकी क्लास में इंटरैक्टिव रहते होंगे, आपको भी एग्जाम्पल, मतलब आपको भी जो है बोलने का मौका देते होंगे, मोनोपोलाइजेशन नहीं करते होंगे। एग्जाम्पल क्या है? लेक्चर बाय DIG SDM ऑन साइबर सिक्योरिटी। कभी कभी आपके सेमिनार हॉल में ऐसे कुछ लोग आते हैं ना जिनके लेक्चर आपको बड़े बोरिंग लगते हैं, आप पीछे बैठकर जो है मोबाइल में गेम खेलते हैं। पॉलिटिशियंस स्पीच, है ना, लेक्चर बाय इसरो साइंटिस्ट ऑन अपकमिंग टेक्नोलॉजी। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, आप भी कुछ एग्जाम्पल लिख कर भेजिएगा। टाइप्स ऑफ एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर, ये भी इंपॉर्टेंट है। पार्टिसिपेटरी एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर होते हैं और नॉन पार्टिसिपेटरी होते हैं। तो पार्टिसिपेटरी जैसा का नाम से ही लग रहा है, एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर इंटरैक्टिव मोड में दिया जाता है, ये रादर इंटरैक्टिव होता है। इसमें पार्टिसिपेटरी इट इज़ हाँ, इसमें जो है इंटरैक्टिव होता है, यानी कि इसमें ये एक तरह से 2 वे होता है और इसमें आप थोड़ा बहुत अपनी ऑडियंस को भी मौका देते हैं। नॉन पार्टिसिपेटरी जो है उसमें स्पीकर इज़ कंसीडर्ड एन अथॉरिटी, स्पीकर को एक आधिकारिक सत्ता समझा जाता है और वो मोनोपोलाइजेस कर लेता है लेक्चर को, पूरा मोनोपोली कर लेता है, एकाधिकार कर लेता है लेक्चर पर, वो दूसरों को बोलने का बिल्कुल भी मौका नहीं देता है। इसे एक वन मैन शो, वन साइडेड अफेयर बना लेता है। ऐसे नॉन पार्टिसिपेटरी में नो स्टूडेंट इज़ गिवन रूम टू एड्रेस वंस क्वेरीज, किसी भी स्टूडेंट को रूम का मतलब है स्पेस नहीं दिया जाता अपनी क्वेरीज एड्रेस कराने के लिए। एडवांटेज क्या है? इट हेल्प्स टू एनहांस नॉलेज, नॉलेज एनहांस करने में मदद करता है। जब एक साइबर सिक्योरिटी पे कोई लेक्चर होता है DIG वगैरह के द्वारा, तो आपकी कितनी साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल अरेस्ट वगैरह पर आपकी कितनी ज़्यादा आई ओपनिंग सेशन होते हैं, ये है ना, तो ये क्या होते हैं? आई ओपनिंग सेशन होते हैं। तो एनरिच करते हैं, एनहांस करते हैं नॉलेज को। ब्रॉडन द क्रिटिकल थिंकिंग, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, इनोवेशन को ब्रॉडन करते हैं।
द स्टूडेंट गेट्स टू नो हाउ इंडस्ट्री फंक्शंस, कैसे इंडस्ट्री काम करती है, कैसे इंडस्ट्री वर्क करती है, ये जान पाते हैं हम। और इसमें रेगुलर क्लास की जो मोनोटोनी है, जो एक उदासीनता है, रोज़ रोज़ एक सी क्लास, एक सा रूम, एक सा लेक्चर हॉल, इसकी जो मोनोटोनी है, इसकी जो एक रस्ता है, उसको तोड़ता है ये। और रूटीन क्लासेस को के जो सीरियल है, आप लिख सकते हैं सीरियल ऑफ रूटीन क्लास का जो क्रम है उसको तोड़ता है, और आप कभी कभी बड़ा अच्छा भी फील करते हैं, है ना, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको मिलता है। इट हेल्प्स टू स्टिमुलेट द थॉट्स ऑफ द ऑडियंस के थॉट्स को स्टिमुलेशन मिलता है, एक जो है एक इग्निशन मिलता है, एक प्रेरणा मिलती है। इट इम्पार्ट्स नॉलेज, इसमें नॉलेज इम्पार्ट कराता है ये टेक्निकल और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक पर एक बहुत ही इजी और कॉम्प्रिहेंसिबल वे में, समझने योग्य। कॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर को कैसे लिखा जाए? क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी ऑफ पर्पस, थॉट्स एंड एक्सप्रेशन। पर्पस क्लियर हो, थॉट्स क्लियर हो, एक्सप्रेशन क्लियर हो, और कोई एम्बिग्यूटी ना हो, कोई डबल या हिडन मीनिंग ना हो। मेन थीम क्लियर होना चाहिए क्रिस्टल की तरह। प्रिसीजन होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर को बहुत ही प्रिसाइज यानी शॉर्ट वे में रखना है। ब्रीफ होना चाहिए, टू दी पॉइंट होना चाहिए, मीटर्ड और मेजर्ड वे में नपातुला होना चाहिए। माफ़ कीजिएगा, सिंप्लिसिटी, बहुत सिंपल रखना है, प्लेन रखना है, इफेक्टिव रखना है। अनकॉमन वर्ड का यूज़ नहीं करें, अनकॉमन टर्म, जारगॉन्स, क्लिचेस का यूज़ नहीं करना है, क्लैशेस का यूज़ नहीं करना है। नेसेसिटी, स्टेट का मतलब होता है से, केवल वही पॉइंट डिलीवर करने हैं, केवल वही पॉइंट इंक्लूड करने हैं जो बहुत ज़रूरी हो, जो इम्पेरेटिव हो अंडरस्टैंडिंग के लिए। अवॉइड बीइंग रेडंडेंट, रिपीटिशन नहीं करना है। रेडंडेंट का मतलब होता है रिपीटिशन नहीं करना है, दोहराना नहीं है। एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर को प्रेजेंट कैसे करा जाए? क्योंकि स्पेसिफिक मास ऑफ पब्लिक को होते हैं, स्पेसिफिक पर्पस को होते हैं, स्पेसिफिक ऑडियंस होती है, इसलिए स्पीकर को पहले से ही तैयार कर लेना चाहिए। कुछ पॉइंट हैं अपने एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर को बहुत ही अच्छा बनाने के लिए। रीड ए लॉट, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। गैदर एज मच इन्फॉर्मेशन एज यू कैन, यानी बी रिसर्चफुल। प्रिपेयर मोर मटेरियल दैन इज़ रिक्वायर्ड, जितना रिक्वायर हो उससे ज़्यादा मटेरियल आपको तैयार करना है। जैसे मान लीजिए 1 घंटे का लेक्चर है, तो आपको 1.5 घंटे का मटेरियल, मतलब 60 मिनट का लेक्चर है तो 70-75 मिनट का कंटेंट लेकर जाना है, ताकि एक जगह अगर आप स्किप हो जाएं तो आपके पास बहुत सारे और पॉइंट हो ऐड ऑन करने के लिए। ये बहुत ज़रूरी है कि बी रेडी विद द पॉसिबल क्वेश्चंस, पॉसिबल प्रोबेबल क्वेश्चन जो वहाँ से ऑडियंस की तरफ से, ऑडियंस जो आपसे पूछ सकती है, उन सब पॉसिबल क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए, क्योंकि उनका आंसर फिर आप तैयार करके लाएंगे। चार्ट, ग्राफ, टेबल्स बनाइए लेक्चर को इजी, इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग बनाने के लिए। आप अगर खाली बोलते रहेंगे तो बड़ा ख़राब हो जाएगा, तो सपोर्टिंग चार्ट, सपोर्टिंग ग्राफ और टेबल रख लीजिए, बल्कि सपोर्टिंग डेटा होना चाहिए, फैक्ट और फिगर भी होने चाहिए, स्टेटिस्टिक्स होने चाहिए। हेल्दी ह्यूमर, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक क्यों ना हो, अगर आप थोड़ा सा हेल्दी ह्यूमर डाल लेते हैं तो बहुत ही काम करेगा आपको और आपकी ऑडियंस को रिलैक्स फील कराने में। प्रॉपर जेस्चर होना चाहिए, प्रॉपर आई कंटेक्ट इस्टेब्लिश करिए ऑडियंस से, उससे आपको पता लगेगा ऑडियंस क्या फील कर रही है, कहाँ वो अनकंफर्टेबल है, कहाँ वो इनकन्वीनियंट है, कहाँ वो फ्लाइटी है, कहाँ वो बोर फील कर रही है, एंड लाइकवाइज एनकरेज ऑडियंस टू आस्क क्रॉस क्वेश्चन। अपने लेक्चर को ऐसा रखिए कि ऑडियंस आपसे क्रॉस क्वेश्चन करे, ताकि कोई डाउट ना रह जाए और बीच में कोई गैप ना रह जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। अलॉट एटलीस्ट 10% ऑफ योर टाइम, शेड्यूल्ड लेक्चर टाइम इन फॉर क्वेश्चन आंसर सेशन। कम से कम 10% टाइम, 60 मिनट का लेक्चर है तो 6-7 मिनट कम से कम आप क्वेश्चन आंसर सेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्वेरी सॉल्विंग के लिए लीजिए, है ना। मेक प्रॉपर रिहर्सल, जाने से पहले, डिलीवर करने से पहले कई बार प्रॉपर रिहर्सल करिए, इससे आपको इजी हो जाएगा, टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा हो जाएगा और आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, ज़्यादा कन्वीनियंट फील करेंगे, ज़्यादा रिलैक्सिंग और ज़्यादा फ्री फील करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा लेक्चर था। आई होप आपको पसंद आया होगा। मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगी कि इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकेंड प्रायोरिटी किसे देनी है। तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी आप GD वाले को दीजिएगा, सेकेंड प्रायोरिटी आप प्रोफाइलिंग वाले को दीजिएगा,
नेटवर्किंग वाला जो है थर्ड प्रायोरिटी में हमेशा आपका एसओपी रहता ही रहता है। और एक ये जो है ना लेक्चर वाला भी आप अगर एसओपी ना करना चाहें ना तो फिर लेक्चर वाला कर लीजिएगा। तो हैव ए वेरी हैप्पी एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए, कमेंट ज़रूर भेजिएगा। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ सेंड ए छोटा सा कमेंट, है ना। आपका कमेंट मेरे लिए लाइफ ब्लड होगा। थैंक यू सो मच।